मैंने वो पॉडकास्ट भी देखा कि फौज में करप्शन है। देखो, हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है। जो लोग सेना में जाते हैं वो वॉलंटियर होके जाते हैं। सिपाही की भर्ती हो रही है, जवान की भर्ती हो रही है, अग्निवीर की भर्ती हो रही है। आप देखेंगे कितने हजारों लोग कतार में लगे हुए हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन प्योरली मेरिट के बेसिस पे हो। कौन पेपर बना रहा है और कौन पेपर चेक कर रहा है, कौन मेडिकल चेक कर रहा है, कौन उसका इंटरव्यू ले रहा है, कौन उनकी मेरिट लिस्ट बना रहा है और कौन कॉल कर रहा है उनको। एक हाथ को नहीं पता दूसरा हाथ क्या कर रहा है। और अगर कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस आया, इमीडिएटली उसकी इंक्वायरी होगी, इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। आदमी जो अफसर है उनका कोर्ट मार्शल होता है, उनको जेल भेजा जाता है। सर, अभी काफी बात चलती है वुमेन ऑफिसर्स को लेके। अभी फर्स्ट बैच आईएमए से पास आउट हुआ है। सो एक तरफ सर ये लगता है कि बहुत अच्छी बात है, वुमेन आर ऑल्सो कमिंग एंड देयर पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज हो रहा है। सर, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्बैट की तरफ जब हम देखते हैं तो हाउ वुमेन ऑफिसर्स या वुमेन जवान उसमें सूटेबल होंगे? देखो, मैं बोलूंगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं that we should be gender neutral as far as army is concerned, as far as the forces are concerned. हाँ, I am in full agreement. बिल्कुल ऐसा ही करिए, पर उसमें एक कंडीशन है। जो फिजिकल फिटनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आप मैन एंड वुमेन दोनों का सेम रखिए। क्योंकि जो बुलेट है ना, वो ये नहीं बोलेगी कि अच्छा ये लेडी है तो मैं धीरे चलूँ। जनरल यादव, व्हाई कांट वी गो फॉर रिजर्वेशन इन आर्मी? थैंक गॉड देयर इज नो रिजर्वेशन इन द आर्मी। थैंक गॉड। बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जब ये अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे हम लोगों ने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, इससे सेना की जो स्ट्रेंथ है, नफरी है, वो कम हो जाएगी। वैसे ही कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, ऊपर से आप अग्निवीर कर देंगे तो द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द स्टैंडिंग आर्मी विल फर्दर गो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी बहुत हंगामा हुआ है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? पीओके? सी, एज ए नेशनलिस्ट आई वुड वांट कि पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारे पास में होना चाहिए। बट एज ए मिलिट्री मैन आई फील व्हाट आर द पॉइंट? दुनिया भर की सेनाओं के सबसे टॉप जनरल्स में से माने जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी, आर्मी मार्चेज ऑन स्टमक। और उसके बाद मैंने एक लाइन पढ़ी थी, एमेच्योर्स टॉक ऑफ टैक्टिक्स एंड प्रोफेशनल्स टॉक ऑफ लॉजिस्टिक्स। कोई भी सेना, कोई भी आर्म फोर्सेस बिना लॉजिस्टिक्स, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स नहीं चल सकती। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस की लॉजिस्टिक्स के बारे में। कहां पे, कैसे एरियाज में, कैसे ये इंश्योर किया जाता है कि हर जवान, उसको जो जरूरत है लास्ट जवान तक वो उस तक सप्लाईज पहुंचे और वो लड़ाई लड़ सके जैसा कि देश चाहता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में वी हैव द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्ट विद अस, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार सिंह यादव, एसएम एवीएसएम विद अस। और सर से मिलवाऊं उससे पहले, भाई मजा नहीं आ रहा तुम लोगों को? मैं बंद कर दूं पॉडकास्ट वगैरह करना, ये सब तामझाम? देखो, अगर तुम लाइक नहीं कर सकते, तुम कमेंट नहीं कर सकते, तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो किसके लिए बना रहा हूं? अगर आपको भारत में देश की सेवा करनी है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, आपको कुछ भी बनना है, देश के लिए काम करना है, तो जो लोग देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा यूथ लगा चुके हैं, वो टाइम निकाल के आ रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करके उनको लाते हैं, वो हमारे पास बैठ के आपके लिए कंटेंट बने, आप कुछ सीखो, मैं कुछ सीखूं, उसके लिए बैठते हैं। पर अगर लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो बता दो, हम तो बंद करके बोरिया बिस्तर उठाएंगे, घर चले जाएंगे। लॉस आपका होगा, लॉस देश का होगा। वेलकम सर टू गोल्डन ब्रास। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि सर मैं सर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर आर्मी में करप्शन है, ऐसे ऐसे मैंने बड़ी सारी रील देख ली, तो मैं अंदर से उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड भी हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा। तो थैंक यू सो मच सर। इस देश के ही बच्चे कुछ फौज में जाते हैं, कुछ आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बन जाते हैं। बट अभी मैंने एक केस देखा और वो बड़ा मतलब अंदर से बहुत उसने पेन पहुंचाया। ऐसा नहीं कि उसने मेरे पैसे ले लिए या कुछ मेरे को पर्सनल हार्म है, बट एक इंजीनियर, एक सिंपल इंजीनियर जिसको कि शायद पीडब्ल्यूडी का काम करना है, 200 करोड़ रुपए उसके घर पे मिले। और फिर मैंने वो पॉडकास्ट भी देखा कि फौज में करप्शन है, कैसे है, क्या होता है। बट सर इन जनरल मेरा जो परव्यू है वो ये है कि अगर फौज में करप्शन है तो वो बहुत मिनिमल है, और अगर है तो उसके ऊपर एक्शन होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही घर से निकले हुए दो बच्चे
एक इतना बर्बाद और एक इतना हीरोइक कैसे हो सकता है कि भाई वो मुंह पे बुलेट ले रहा है या वो अपने लाइफ को मतलब बलिदान दे रहा है देश के लिए, कीर्ति चक्र ले रहा है, शौर्य चक्र ले रहा है, मतलब अपने आप को एट द एज, मतलब अपनी लाइफ को एट द एज रख रहा है। ये डिफरेंस कैसे आ रहा है वो? एंड क्या ये देश को खोखला कर रहा है? ये जो खाने की जो प्रवृत्ति है, ये 200 करोड़ 400 करोड़, कब ये खत्म होगा? इसका ना, देखो, हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है। जो लोग सेना में जाते हैं वो वॉलंटियर होके जाते हैं। जब सिपाही की भर्ती हो रही है, जवान की भर्ती हो रही है, अग्निवीर की भर्ती हो रही है, आप देखेंगे कितने हजारों लोग कतार में लगे हुए हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन प्योरली मेरिट के बेसिस पे होता है। कौन पेपर बना रहा है और कौन पेपर चेक कर रहा है, कौन मेडिकल चेक कर रहा है, कौन उसका इंटरव्यू ले रहा है, कौन उनकी मेरिट लिस्ट बना रहा है और कौन कॉल कर रहा है उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए, सब लोग अलग अलग हैं। एक हाथ को नहीं पता दूसरा हाथ क्या कर रहा है। इसलिए पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस एकदम एकदम अच्छी होगी, एकदम साफ होगी। उसके बाद में जैसे ही आप ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में जाते हैं तो कुछ हो जाता है। वहाँ का माहौल ही ऐसा है, इतना डेडिकेशन है हर एक आदमी में। मैं अपने बारे में बताऊं, हमने जब ज्वाइन किया था नेशनल डिफेंस एकेडमी, हमें लगता था कि पूरा देश हमारे कंधे पे है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश पे है। अगर हमने कोई गलती कर दी तो देश बर्बाद हो जाएगा। आपकी मॉरल वैल्यूज़ को इतना हाई कर देते हैं, आपको आपके दिमाग में हमेशा वही चलता रहता है कि मेरे को आगे रहना है, मेरे स्क्वाड को अच्छा करना है, मेरी एकेडमी को अच्छा करना है। जब आप यूनिट में जाएं, मेरी यूनिट को अच्छा करना है, मेरी ब्रिगेड को अच्छा करना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये देश मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ये वाला जज्बा फौज की ट्रेनिंग है और फौज का माहौल है। कल्चरली, ट्रेडिशनली एक तरीका है जिससे फौज चल रही है और वो बहुत अच्छा तरीका है। और वही वजह है कि आप सेना में ऐसे केसेस नहीं देखेंगे। और अगर कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस आया तो उसको इमीडिएटली उसकी इंक्वायरी होगी, इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। छोटे से काम के लिए आदमी जो अफसर है उनका कोर्ट मार्शल होता है, उनको जेल भेजा जाता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पर शायद मेरा यहाँ पे बोलना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका कोर्ट मार्शल हुआ, जो अभी भी जेल में है। बहुत सारे जवान हैं जो अभी भी जेल में है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुआ तो क्या एक्शन हुआ, तबादला कर दिया या लाइन हाजिर कर दिया। यहाँ कोई लाइन हाजिर और तबादला नहीं है। यहाँ पे इमीडिएट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड यू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। सो आदमी कैसे कोई गड़बड़ करेगा? एक तो जज्बा ऐसा है। एक और आपको मैं चीज़ बताऊं, जब आदमी अफसर बनता है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाता है, तो वहाँ चैटवुड का एक मोटो है। एक फील्ड मार्शल चैटवुड होते थे, वो द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। उन्हें जो पहला जो बैच पास आउट हो रहा था हिंदुस्तानी अफसरों का, हिंदुस्तानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, उन्हें बोला था कि बच्चों ध्यान रखना, आप अफसर बन रहे हो देश के, और हमेशा ध्यान रखना ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री comes first always and every time. Then comes the honor and welfare of the man that you command. And आपका खुद का वेलफेयर, आपका कंफर्ट, वो हमेशा बाद में आएगा, सबसे आखिर में आएगा। अगर ये बात मैंने अपने जहन में डाल ली तो मैं अपने आप को, जितने भी मेरे नीचे जवान हैं, जितने भी मेरे नीचे अफसर हैं, मैं समझता हूँ मैं उनके लिए जवाबदार हूँ। उनकी देखभाल करना मेरा काम है। और ये कसम में तो ये जो मोटो है चैटवुड का, उसमें बताया कि भाई पहले तो देश आएगा, फिर ये आपके नीचे वाले जो कमांड और जो जवान हैं वो आएगा, आप तो आखिर में। उसके अलावा हर एक जवान को, हर एक अफसर को एक कसम दी जाती है कि मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करूँगा और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए जो भी कुछ मेरे को करना होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया है, उनके आदेश पे या उनके द्वारा अपॉइंटेड किसी अफसर के आदेश पे जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, चाहे हवाई जहाज से जाऊँ, पानी के जहाज से जाऊँ या ज़मीन से जाऊँ, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जब आपने 2 कसम खा ली है, आपने इनको अपने जहन में डाल लिया, आप गड़बड़ कैसे करोगे? नहीं कर सकते। और जो ट्रेनिंग आपकी एक बार हो गई, आप रिटायर हो जाए, उसके बाद में भी आप उसी तरीके पे चलते रहते हैं। डिविएशन के चांसेस बहुत कम हैं। होंगे डिविएशन, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ केसेस हो जाते हैं।
मेरे सर मैंने आपको भी बोला था कि एक कमेंट आया था गोल्डन ब्रास पे एक कि सर सिर्फ फौज की तारीफ करते रहते हो, ये वो है ना, हमें कब तक मूर्ख बनाओगे, एसएसबी कपूरथला केस बताओ। मतलब फिर क्योंकि ना बीच में कैसे ये कॉन्वर्सेशन आई, कॉन्वर्सेशन ऐसे आई कि नीट स्कैम होता है, नीट पेपर लीक स्कैम जो भी कह लो, उसके बाद क्या होता है कि हम फौज को यूज़ करेंगे, ये वाली एक बात आती है। फिर उस पर लोगों का एडवर्स रिएक्शन आता है। उसके बाद एसएसबी कपूरथला केस में कुछ एक्शन होता है। तो लोगों ने ये ऐसे लिंक किया कि देखो नीट में अगर स्कैम है, नीट में चोरी है, तो एसएसबी में भी तो चोरी है। और इसके कारण बहुत सारे जो ऑनेस्ट बच्चे होते हैं सर, जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, उनको बहुत सारे लोग क्रूक्स ऐसे फंसाते भी हैं। मतलब कि इतने पैसे दे दे, मेरी तो सेटिंग है ना। जैसे सर फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बैठा हूँ, अब मैं ये फोटो यूज़ करके किसी को स्कैम कर लूँ कि 50 लाख रुपए दे दे, तेरा तो करा लूंगा। ऐसे लोग कराते हैं, एक फोटो खिंचा ली, या अब तो एआई भी है, क्राउड फोटो वगैरह लगा के। तो क्या सर रिक्रूटमेंट में फौज के या किसी भी प्रोसेस में टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ जवान और एज एन ऑफिसर, क्या कोई यहाँ करप्शन है, क्या कोई जुगाड़ है? देखो, ये हर एक आदमी जो सेना ज्वाइन करना चाहता है या कोई भी जॉब जिसमें जाना चाहता है, वो मेहनत तो कर रहा है, पर साथ में उसको डाउट रहता है कि ये देश में हमारे सीधे काम तो होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सिर्फ मेहनत से काम होगा नहीं। ये हमारे जहन में आ गया है, ये हमारी सोच है, क्योंकि इतने सारे केसेस होते रहते हैं, तो हमें लगता है कि यही एक तरीका है काम करने का। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं अभी रिटायरमेंट के बाद में, आसपास के गांव के लोग जिनने कभी हमारे लिए काम किया था, उन कर्मचारियों के लोग, हमारे पड़ोसियों के लोग, रिश्तेदारों के लोग, बहुत सारे आते हैं और वो कहते हैं कि आप तो जनरल साहब थे, आप इस बच्चे को आप भर्ती करवा दो। मेरा उनको सिर्फ एक ही जवाब होता है कि बेटा, अगर आप फिट हैं तब तो आप सेना में भर्ती हो पाएंगे। जुगाड़ नाम की कहीं कोई चीज़ है ही नहीं। जुगाड़ कैसे होगा? आप कहाँ पे जुगाड़ लगाना चाह रहे हैं? हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जब आप दौड़ते हैं, मैंने ये रिक्रूटमेंट की ना कुछ प्रोसेसेस मैंने खुद अपनी आंखों से खुद देखी है। एज ए कर्नल मैंने देखी है, एज ए मेजर मैंने देखी है, और सब्सिक्वेंटली जब मैं डीजी था, जो सेंटर्स थे हमारे वहाँ पे भर्ती होती थी, उनको बहुत क्लोजली मैंने मॉनिटर किया है। अगर 500 आदमी दौड़ रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और 50 आदमी, उनको ये अंदाजे से बोल रहा हूँ मैं, फैक्शन जो नंबर्स हैं कि 50 आदमी उनको मॉनिटर कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, कोई आदमी अगर पीछे है आगे, उसको कैसे आपको पकड़ लेगा? अगर मैंने आगे वाले 100 आदमी पकड़ने हैं 500 में से जो दौड़ में अच्छे चले हैं, और मेरे पास में स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच में देखा समय हो गया, वहाँ पे आपने रोक दिया, कैसे कोई बेईमानी कर लेगा? एक भी आदमी जब स्टॉप वॉच बंद होने के बाद में आगे आएगा तो बाकी लोग नहीं शोर करेंगे, बाकी 50 लोग हैं वो नहीं शोर करेंगे, तुरंत शोर करेंगे। जो सीसीटीवी कैमरा है उसको भी कोई अधिकारी देख रहा है ना, वो इसको कैसे निकलने देगा? और उसको ये करने से फायदा क्या है? जो 101वां बच्चा जो आया है, उसको उसका नाम थोड़ी पता है कि ये है, इसने पैसे दिए थे दलाल को और इसको अंदर कर लो। जस्ट नॉट पॉसिबल। ये सब हमारे ख्याल है। तो मैं लोगों को बताता हूं कि जो सबसे पहले सेना में जो दौड़ होती है ना, उसके लिए आप अपनी तैयारी कर लो। अब भागते रहो नहर की पटरी पे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप टाइम के हिसाब से दौड़ो कि मेरे को इतने मिनट में 10 किलोमीटर भागना है, उस पर और इतनी मेहनत करो कि आप 4 मिनट पहले आओ। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन अपने खाने पीने का ध्यान रखो। गाइड करता हूं मैं लोगों को, पर इतना ही करता हूं कि कोई सज्जन आएंगे कि हमारे बच्चे की ना लग रहा है 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, कोई जुगाड़? तो मैं बोलता हूं आप जुगाड़ के चक्कर में, आप जो डॉक्टर साहब हैं जो मेडिकल करेंगे, आप उनकी नौकरी खा जाएंगे। क्यों होने देंगे वो डॉक्टर साहब अगर आपका 1 सेंटीमीटर हाइट कम है? अगर आप भर्ती हो गए, सेंटर में पहुंचोगे, सेंटर में जाके फिर आपका हाइट, वेट, चेस्ट, वजन सब लिया जाएगा। वो बोलेंगे अरे ये तो इसकी तो हाइट कम है, आ कैसे गया? इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, डॉक्टर साहब मारेंगे, अच्छा, पीछे तक पूरी की पूरी जनता मारी गई। एक मिनट, कहीं पे अगर मान लीजिए रिक्रूटमेंट हो गई और कुछ ऐसे सेंटीमीटर कम मिला, या कहीं पे कुछ आपको लगा टेक्निकल्स नहीं थे, तो पूरी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी? मतलब बिल्कुल, तुरंत
तुरंत इंक्वायरी होगी। अब मैं और आगे लेके चलता हूँ। ट्रांसफर और सस्पेंड नहीं होता है इसमें, मतलब जैसे नहीं, कोई ट्रांसफर सस्पेंड नहीं है। अभी आपने वो देखा सर ट्रांसफर्स की तो हमें आदत होती है। अभी तो मेरे को गाली देंगे कि हंस रहा था, बट मेरे को हंसी आती है। अब वो कह रहे कि इंक्वायरी हो जाएगी, मैं तो वो सोच रहा था मैं कितना बढ़िया बंदा है, नहीं वो ऐसे उसने वो कितनी अलग मेहनत की आपने देखो। उसके लिए पहले वो सर पहले उसका एक इंटरव्यू वायरल हुआ, मैं आपको कहानी बताता हूँ, मजा आएगा। तो वो कहता कि मैं ना जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ जाके बहुत मेहनत करूँगा, ट्राइब्स को बिल्कुल उनकी लाइफ ठीक करूँगा, उनके लिए काम करूँगा, मैं देश की सेवा करूँगा। तो बड़ा अच्छा वो लड़का सेलेक्ट भी हो गया, IAS भी बन गया। फिर उसने शुरुआत में ही जाके एक स्टोन क्रशर वाले से कहा कि भाई 20 लाख रुपए लिया। तो स्टोन क्रशर वाला भी सही बंदा था, उसने 10 लाख की एक EMI दे दी और उसमें ही पकड़वा दिया। तो वो पकड़ा गया तो फिर रेड हुए, तो रेड में 47 लाख रुपए इसके घर में मिला। फिर इसकी ना प्रॉपर्टी मिली त्रिपुरा में, क्योंकि त्रिपुरा का है, और हिमाचल में, क्योंकि शायद वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जाता होगा। तो ये 2 जगह पे उसकी प्रॉपर्टी मिली। उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया और उड़ीसा सरकार ने कह दिया कि भाई नो टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस है, हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। बट एग्जैक्टली 1 साल के बाद, 1 साल नहीं हुआ, मतलब 9-10 महीने के बाद साहब प्रमोशन के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आए एज डेप्यूटी सेक्रेटरी, क्योंकि साहब के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया सरकार ने कि जिस तरीके से वो स्टोन क्रशर के साथ डील कर रहे थे, अगर इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले, बार्स, रेवेन्यू तो रेवेन्यू ही है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेशन, अगर वो कुछ इमरजेंसी फंड जनरेट कर सकें भारत के, अगर ऐसा आपके पास होता है तो आप क्या करते हैं, मतलब व्हाट डू यू डू? एंड दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू। आपको पता चल जाता है कि सामने वाले ने 2 करोड़ रुपए खा लिए हैं या कैश मिल गया है, देन व्हाट हैपेंस यूजुअली? डोंट नेम एनी केस, मतलब बस बताइए कि अगर ऐसा कभी हुआ है कि पैसे पकड़े गए हैं या किसी ने चोरी की है फौज में, तो क्या हुआ है? मेरे टाइम में एक ऐसा केस हुआ था, और मैं नाम नहीं लूँगा। तो मेरे पास में एक बार चिट्ठी आई कि किसी वेंडर ने चिट्ठी लिखी कि वो फलाने हैं, और वो कहते हैं कि आपका बिल पास होगा तो आपको इतने पैसे आप दीजिए, और हमने नहीं दिया है तो उसको लटका देते हैं। अब हमने उनसे कोई बात नहीं की, हमने जो ऊपर वाले अधिकारी थे उनको बोला कि आप जाइए इन्वेस्टिगेट करिए, डिस्क्रीटली इन्वेस्टिगेट करिए, अगर आपको पता लगे इसमें कोई सच्चाई है तो इनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाए, और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो इसको एक बिना बात की कंप्लेंट, सुडोनोमस अनोनमस कंप्लेंट समझ के इसको ट्रीट किया जाए। पता लगा कि ये जो पत्र था इसमें सच्चाई थी, और जो हमारे ऊपर वाले अधिकारी थे उनको हमने इन्फॉर्म कर रखा था, जो मेरे ऊपर जो इमीडिएटली थे आर्मी कमांडर उनको बता रखा था, जो फील्ड में जो नीचे थे को कमांडर उनको सबको पता था। उन सज्जन के खिलाफ इंक्वायरी हुई, 3-4 लोग थे, उनका कोर्ट मार्शल हुआ और सब कुछ हुआ जैसे होना चाहिए। उनका कैरियर ख़त्म, कोई रीइंस्टेटमेंट नहीं, कोई उनकी जो कोई अगर अच्छी क्वालिटी थी टू जनरेट फंड्स वो सब वहीं बस्ट हो गई। तो सेना में क्या है, ये मेरी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो आप कैसे आप सरवाइव करोगे? जो लॉजिस्टिक्स में जो लोग हैं वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं करते, वो कॉम्बैट में भी जाते हैं। वो आरआर में सर्विस करेंगे, आरआर में जाएंगे, जो कॉम्बैट सोल्जर है उसका काम करेंगे, ऑपरेशन लीड करेंगे, ऑपरेशन का हिस्सा रहेंगे। तो अगर आपकी सोच ही अगर रेवेन्यू जनरेट करने की है, सिर्फ कमाई करने की है, तो क्या करोगे? फिर आप करोगे ना कि जैसे आपने सुना होगा बॉर्डर से लोग आ गए, इतने हज़ार लोग आ गए, बांग्लादेश से आ गए, कैसे आ गए? लेन-देन से ही आए हैं। पैसे कमा कमा के आए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है कि सेना जैसी है वैसी है, एकदम अच्छी, एकदम पाक मतलब साफ, क्लीन, और अगर जरा सी भी कहीं कोई त्रुटि होती है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया। बिल्कुल पाक और पाक को साफ।
आप जो बोल रहे हैं ना, ये बात मेरी कई बार जनरल बिपिन रावत से बात होती थी। जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, सीडीएस थे जब मैं डीजी था, तो वो मेरे को कई बार बोलते थे कि मेरे को लगता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई काम गलत हो रहा है। तो मैं उनको बोलता था कि सर, अगर हो रहा होगा तो हमारे पास में हमें किसी काम को रोकना नहीं चाहिए। हमारे हाथ में डंडा होना चाहिए मोटा, और हमारे जो बूट है ना, वो होने चाहिए तगड़े। कोई गलती करे उसके डंडा मारो, बूट मारो। Nothing should stop. The operation should continue. Whatever is happening should continue. We are there to take action against anyone who gets involved in any such practices. There's zero tolerance for all this in the army. सर इसमें एक चीज़ है, जैसे आशीष ने जो एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल एक यंग आईएएस था, नया नया लड़का। हाँ मतलब इतना मोटिवेशन कैसे है कि जाते ही। हाँ सर, मेरे को लगता है कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, हमारी ट्रेनिंग के बाद भी मोमेंट वी बिकम लेफ्टिनेंट्स, हमें जाते हैं यूनिट में, पहुंचते ही वो बोल देते हैं जाओ लाइन में जवानों के साथ रह लो। हम्म, तो हम जाके जवानों का काम सीख रहे होते हैं एंड एक तरीके से अर्न करते हैं कि अभी मैं सिपाही हूँ, फिर हवलदार हूँ, फिर जेसी हूँ, फिर जाके ऑफिसर मेस में डाइनिंग इन होता है। और एएससी में तो सर 3 साल हम सब कुछ करके जब हमें लगने लगता है कि हम थोड़े सीनियर हो गए, हम एएससी बटालियन पहुंचते हैं और हमें बोल दिया जाता है एएलएस गाड़ी के नीचे घुस जाओ, जाओ ऑयल चेंज कैसे हो रहा है देख के आओ। सो आई थिंक सर इससे भी कुछ माइंडसेट पे फर्क पड़ता है कि कुछ कार्डर्स में ऑफिसर कमीशन होता है, कमीशन भी नहीं होता सर, उसका रिजल्ट आउट होता है और उसके घर पे मिठाई के डिब्बे पहुंचने लग जाते हैं। और एक लड़का एनडीए आईएमए सीडीएस कुछ पास करता है और उसके घर पे पहुंचते, बेटा बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहा है, लोगों की जिंदगी मौत के फैसले लेगा। तो क्या ये भी एक सोसाइटल इशू है सर, कि हाउ सोसाइटी इज ट्रीटिंग वन कार्डर ऑफिसर एंड अनदर कार्डर ऑफिसर? देखो, मैंने जब एनडीए ज्वाइन किया था, जी साहब। तो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं सेना में जाऊं। मेरे फादर प्रोफेसर थे, और उनके जो बाकी फ्रेंड थे वो भी सब एकेडमिक वर्ड से कनेक्टेड थे। और वो उन लोगों का विचार था कि मेरे को कॉलेज जाना चाहिए, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूं, एंड आई शुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस। एब्सोल्युटली। और मैं बोलता था नहीं ये सब बकवास है। तो पिताजी हमारे बोलते थे, देखो आप अगर यूपी काडर में आ गए तो हमारा थोड़ा दबदबा भी बना रहे। तो मैं पिताजी को बोलता था कि आप किस दबदबे की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश तो हमारे कंधे पे चल रहा है, फौज के कंधे पे चल रहा है, आप आईएएस आईपीएस की बात कर रहे हो? कोई कंपैरिजन है? आप समझ पा रहे हो? अभी व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज कि मेरे फादर अपने अपने एज, अपना एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से विजडम दे रहे थे। और हमें सिर्फ जोश था, हमें सिर्फ फौज में आना था, आर्मी 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 एंड नथिंग एल्स। देयर वर नो कंफ्यूजन। आई जॉइंड एनडीए आफ्टर माय क्लास 11th। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर तो मैं शायद ये वाली उंगली था, अगर मैं ये वाली उंगली होता तो मैं बोलता नहीं ये सब बकवास है। लेट मी जॉइन अ कॉलेज, लेट मी क्लियर द एग्जाम, लेट मी वर्क हार्ड। मेहनत का फिर मैं बाद में वसूली करता रहूँगा धीरे धीरे, जैसे आप जो इंसिडेंट बता रहे हैं। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचकर ही ऐसे जॉब्स में जाते हैं कि मैं आई विल ओनली मेक मनी। ये हमारा ना, ये आई वुड से इट्स बिकम लाइक इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। वी नीड टू डू समथिंग टू चेंज द थॉट प्रोसेस of citizens of this country, of the youth of this country, which is extremely important. यूथ को कैसे समझाया जाए कि जैसे फौजी एक जिस तरीके से सोचता है, एक आम फौजी जैसे सोचता है, जिस जज्बे से काम करता है, अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने जवानों के लिए हर एक जगह खड़ा हुआ है, तैयार है। आप देखेंगे रेल में, कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं लूटपाट हो गई, कितने इंसिडेंट्स सुने होंगे, फौजी जरूर कूद जाएगा उसमें लड़ने के लिए। कई बार लोग शहीद भी हो जाते हैं। लूटपाट हो रही है, फौजी he will not tolerate nonsense because he's been trained like that. तो कुछ ऐसा हो, सरकार कुछ ऐसा करे। एनसीसी ट्रेनिंग एक तरीका है, मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एवरीवन, which is a very tough call, it's a political decision, पर हो तो बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन है, सो नाउ दैट वी हैव अग्निवीर, क्या हम ऐसी बेसिक चीज नहीं कर सकते? इफ एनीबडी वांट्स टू बिकम अ जेई, AE, IAS, IPS, politician, MLA, MP, anything that you want to hold power, you have to be a Agniveer first. Yeah, Agniveer or an officer,
हाँ मतलब मतलब you should have served in army in some capacity, either as Agniveer or as an officer. एटलीस्ट फॉर 4 Should be years, there. एटलीस्ट फॉर 4 Yeah. years. आप देखिए, on the contrary, short service officers, I would not say short service, for all officers, if Indian Army, Navy, Air Force officers wanted to join civil services, उनको सिर्फ 2 एग्जाम देने पड़ते थे. And people who passed, who trained, they did such wonderful job in all the fields of civil services. Indian Foreign Service, Indian Administrative Service, in Indian Police Service. But for some unknown reason वो सिस्टम बंद हो गया. हर एक चीज में ना, हमारे यहाँ हर एक चीज में थोड़ी सी राजनीति है. अगर फौजी आदमी अगर आपके पास में आ रहा है, जिसको इतने सालों तक ट्रेन किया है, मोटिवेटेड आदमी है, वेल ट्रेन्ड आदमी है, आप उसकी सर्विसेज क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? अगर कोई ऑफिसर 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में बोलता है भाई सेना में मैंने काफ़ी नौकरी कर ली, लेट मी गो एंड सी, लेट मी इम्प्रूव द सिविल सर्विसेज. द सिविल सर्विसेज आई वुड से वेरी गुड, बट दे नीड फर्दर इम्प्रूवमेंट. या मेरा एस्पिरेशन है कि मैंने सेना की नौकरी कर ली, 10 साल कर ली, 15 साल कर ली, आई थिंक लेट मी सी द अदर वर्ड ऑल्सो, लेट मी सी हाउ दी सिविल सर्विसेज फंक्शन, लेट मी डू समथिंग फॉर द कंट्री देयर. यू शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी. और जब वो इतने एक्सपीरियंस के साथ में आ रहा है, जैसे पहले था, आई थिंक देवर 2 पेपर्स होते थे ना, Yes. इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज. So, GS paper used to be there, sir. Again, we have just heard only, sir. Never seen that policy. Yeah, it used to be there Yeah. a long time तो back. मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया था सर. मुझे ऐसा लगता है कि हम देश में 2 चीज़ें अभी बहुत गलत कर रहे हैं. एक, हम अपनी जो टेक टैलेंट है, जो हम अपनी IITs की टैलेंट है, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस IIT, CS की जो टैलेंट है वो हम भेजते जा रहे हैं बना बना के बड़ी बड़ी कंपनी में. गूगल से लेकर ये एंथ्रोपिक जो क्लॉड वगैरह बना रहे हैं, इसमें IITians भरे हुए सर. और हम सेलिब्रेट करते हैं कि CEO बन गए, बट दैट्स नॉट अ सेलिब्रेशन. दूसरा सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फौजी रिटायर होते हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हैं, दे आर लाइक टॉप ऑफ द लाइन टैलेंट किसी भी काम के लिए. मान लीजिए वेदर इट इज़ इंटेलिजेंस बेस्ड वर्क, एज अ ऑपरेटर, एज SOG, एज पुलिस, एज एनीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट मैटर. तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये दोनों ही टैलेंट इंडिया में वेस्ट हो रहा है, मतलब यूज़ नहीं हो रहा. रीयूज़ जैसे बोलते हैं ना, we are not able to refurbish, recycle, reuse and deploy the trained, highly efficient human resource that we already have. Yeah, I fully agree with you. I fully agree with you. In fact, जब ये अग्निवीर वाला कॉन्सेप्ट आया था, उस टाइम पे हम लोगों ने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है. इससे सेना की जो स्ट्रेंथ है, नफरी है, वो कम हो जाएगी. वैसे ही कई सालों से बढ़ती नहीं हुई है, ऊपर से आप अग्निवीर कर देंगे तो स्ट्रेंथ, द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द स्टैंडिंग आर्मी विल फर्दर गो डाउन. फिर ये सब बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं. फिर हमने बोला कि अगर आपको 100 जवान चाहिए और 4 साल के बाद में आप सिर्फ 25 आदमी रिटेन करोगे, तो आप 100 की जगह 400 भर्ती करो, सो दैट यू रिटेन 100. यू शुड केटर फॉर वेस्टेज वेल इन एडवांस. समझ रहे हैं? हमें 100 आदमी चाहिए, पर वो तो 25 ही मिल रहे हैं ना आपको, तो 400 भर्ती करो, जिससे कि 100 आपके अश्योर्ड है. 300 लोग जो हैं उनको बाहर जाने दो. जो सरकार बोल रही है, मैं तो उससे और आगे जा रहा हूँ, और उनको 100% एम्प्लॉयमेंट दो. सर, सरकार कुछ नहीं बोलती, ब्यूरोक्रेट्स एडवाइस करते हैं तो सरकार बोलती है. आप ठीक बोल रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो आई वॉज अ fairly senior लेफ्टिनेंट जनरल those days. So जो अधिकारी थे उनको हमने बोला कि आप जाइए चीफ साहब को से बात करिए, he should take this to the RM and RM should speak to the home minister कि ये how this thing is going to work. अगर अग्निवीर, अगर आपको स्कीम लागू करनी है तो आप पुलिस में लगा के देख लीजिए ना. अगर वहाँ नहीं हो पा रही, आपने कसम खा ली है कि सेना में ही होना है, then please ensure 100% people are put in the police. जो बाहर निकल रहे हैं 75%, उनको सबको आप स्टेट पुलिस में, पैरामिलिट्री में यहाँ डालिए, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स. Why should you waste these people?
तो हमें बताया गया, वहाँ से जवाब आया कहीं से घूम के, अब वो किस लेवल पे आया हमें पता नहीं, बट व्हाट आई वाज टोल्ड कि बोला है कि पुलिस की ना ट्रेनिंग अलग तरह की होती है, इस सेना की ट्रेनिंग अलग तरह की होती है, तो ये आपके जवान हमारे यहाँ फिट नहीं हो पाएंगे. गॉड नोज व्हाट द लॉजिक इज, भगवान को ही मालूम है और जिसने जवाब दिया उनको मालूम है. सो आई टोटली एग्री विद यू. लुक एट आवर ऑफिसर्स, आई मीन दे आर, सेना में आप देखिए नो नॉट इवन 30% लोग कर्नल बनते हैं, 70% तो वेस्ट हो गए ना. तो 70% ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है. It's a competitive world. There's a very, very marginal difference between a person who makes it to the next higher rank and somebody who doesn't make it. Those people are excellent. They've got years of experience behind them. Government has spent so much of time, effort, energy उनको ट्रेन करने में. पर कई बार मेरे को लगता है कि शायद स्टेट में, सेंटर में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लेने में. मे बी आर्मी गाइज आर टू गुड, मिलिट्री पीपल आर आई थिंक टू गुड. तो उनको लगता है मे बी दे ओवर शैडो हाफ ऑफ दीज पीपल. मे भी नहीं होता सर, हो जाता है, हो जाता है ना वो, मतलब 100%. अब कोई बंदा अनंतनाग से आ रहा है साफ सफाई करके, त्राल से आ रहा है, उसके बाद वो जाके उड़ीसा में बैठा है, तो चकमा थोड़ी ना बनेगा. वैसे इसमें नहीं बनेगा सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. कई स्टेट्स में हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स एम्प्लॉय करे गए उनकी एसओजी को, एटीएस को ट्रेन करने के लिए, पर उनको बस एक छोटी सी टीम चाहिए, एक सीनियर ऑफिसर, उसके साथ 2-4 ऑफिसर या जवान, उनकी एक छोटी सी टीम जो उनको ट्रेन कर दे, पर फौजी उनके अंदर एनरोल ना हो. सो दैट एटीएस में फौजी नफरी नहीं होनी चाहिए, एसओजी में फौजी नफरी नहीं होनी चाहिए, जवान उनके अपने ही चलते रहें, बस हम ट्रेनिंग देने के लिए आ जाएं. सो क्या ये सर मतलब थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल नहीं है? बहुत. अभी आप देखिए, स्टेट पुलिस में भर्ती होती है, इलेक्शन के थोड़े दिन पहले होगी, तो आई वुड से इट्स अ politically incorrect for me to say this, but that's how it is used. भर्तियां they are directly connected to the vote bank. अब अभी नए बच्चे आपके रिक्रूट होने हैं 100, आप अभी 80 तो बाहर से ले आए, फौजी ले आए, तो 20 ही हुए ना. तो फिर क्या होगा वोट बैंक का? मतलब गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज करना होगा कि जो अग्निवीर जो बाहर आ रहे हैं, जो फौजी जो बाहर आ रहे हैं, वो भी तो आपकी वोट बैंक है, वो भी वोट करेंगे आपको. और जो सरकार का जो पैसा खर्च हुआ है, सरकार का जो समय जो उनको लगा है ट्रेन करने में, उसको यूटिलाइज करो. आई होप one day government realizes this. I hope some people listen to what I'm saying, to what other people like me are saying. It's a national resource which is getting wasted. Simple. और बहुत सारे देश हैं जिनमें ये हो रहा है ऑलरेडी. हाँ. बहुत सारे देश हैं जहाँ पे सेना में सेना से निकले हुए लोग, सेवानिवृत्त जो लोग हैं, उनको पुलिस में लगाया जाता है, उनको बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज में लगाया जाता है. कोई एक आदमी को दे विल नॉट लेट हिम. एसेट है, प्योर एसेट है, गोल्ड. कितने साल, मतलब कितने सारे में तो ऑफिसर्स देख रहा हूँ, जो फौजी ऑफिसर्स, दे आर डूइंग पॉडकास्ट. आइडियली मैं कह रहा हूँ, फ्रॉम कश्मीर यू शुड बी इन मे बी मणिपुर और ओडिशा, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन. कालाहांडी जैसे इलाके जो बैकवर्ड रह गए हैं, वहाँ पे कैसे तुरंत काम कैसे होगा? तो मतलब जिस स्पीड से आपकी लॉजिस्टिक्स मूव करती है, आपके ऑपरेशंस चलते हैं, उस स्पीड से अगर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, मतलब एंड में करना क्या है डेवलपमेंट में? किसी का घर बनवाना है या किसी का रोड बनवाना है? लाइक रॉकेट साइंस तो है नहीं कुछ, हमें रीइनोवेट तो नहीं करना कुछ. सर इनफैक्ट इस पे तो मैंने एक बार कहा था कि दिल्ली में जैसे कचरा, गंदगी ये सब है, नालियाँ गंदी हैं, हमारे आर्मी से सिर्फ एक एनसीओ चाहिए, सिर्फ एक एनसीओ. आप उस एनसीओ को इंचार्ज बना दो और उसको बोलो कि अब तू रिटायर्ड नहीं है, तू वापस सर्विस में है, ठीक है, तैयार हो जा एज अ एनसीओ, और आप देखिए सर सब हो जाएगा. जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर सिविल में नहीं कर सकते. आई चैलेंज, आई कैन बेट ऑन इट. क्या चैलेंज है बताइए एक बार.
एक हमारे आर्मी का, हाँ। किसी भी सर्विस, किसी भी कोर का, हाँ। एक हवलदार जी ले लो, हाँ। ठीक है, और उसको बोलो कि जैसे आप सर्विस में थे आप बिल्कुल वैसे बन जाओ, और आप यहाँ के इंचार्ज हो, और जो वहाँ पे आईएएस ऑफिसर इंचार्ज होंगे ना, उनको बोलो आप साइड हो जाओ, और ये नाली सही होनी है, ये रोड साफ होनी है, यहाँ से अतिक्रमण हटना है, या जो बेसिक सोशल प्रॉब्लम्स है, आप एक एक चीज का इंचार्ज बना के देखो, टास्क देके आप देखो रिजल्ट्स। एक एनसीओ। यस, एनसीओ ऑफिसर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आप देखिए ना, अभी अभी मानसून आएगा तो दिल्ली में सारी सड़कों पे पानी होगा, क्योंकि वो सड़क का पानी नालियों में जाएगा, ड्रेन्स में जाएगा, वो सारी क्लॉग्ड है। वो क्या करेगा पानी बेचारा? और आप दिल्ली देखिए, गुड़गांव देखिए, देश का कोई भी शहर देखिए, गंदगी पड़ी हुई है। उस सड़क का कोई इंचार्ज होगा, कोई जेई होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, जिसका काम होगा देखना कि ये साफ सफाई चल रही है नहीं चल रही है। फौजी आदमी तो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में रोजाना जाएगा। नहीं, पर जेई तो घूम घूम के पैसे ढूंढ रहा है ना वो। हाँ भाई सॉरी यार। पर्सपेक्टिव अलग है। हाँ, वो नाले की तरफ नहीं देखता, वो ये देखता है कहाँ पिलर डला है आज। नहीं, और उनके ऊपर वाला अधिकारी है, वो भी नहीं कोई खबर ले रहा कि भाई साहब आप फलानी नहीं, जगह वो के पूछ रहा इंचार्ज है हैं, आप कितने क्या कर जेई रहे हैं हैं? राउंड पे, हाँ कितना हुआ आज का, हाँ। क्यों तो नहीं हो रहा है काम। तो इसका मतलब पूरी चेन में कोई नहीं है जो सवाल जवाब कर रहा है। सेना में तो ये नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। पहली लेवल पे ही पकड़ा जाएगा। अगर वो एनसीओ ने, हवलदार ने काम नहीं किया तो वो सूबेदार साहब है, वही उसकी कटाई कर देगा। बट सर, कल मैं एक चीज़ स्टडी कर रहा था कि अगर मान लीजिए मिसाइल की बात हो या न्यूक्लियर की बात हो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर हैं, वो बहुत स्पीड में काम करेंगे, उनको डिलीवर करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, म्यूनिसपैलिटी तक पहुंचते हैं, तो वही वाली स्थिति हो जाती है। क्या ये इसके कारण भी होता है कि आपके ऊपर परव्यू कम है, आपके ऊपर नज़र कम है, कम लोगों की नज़र है? क्या मतलब ऐसा कैसे फॉल्टर कैसे हो जाता है सिस्टम? क्योंकि आपने दोनों चीज़ें देखी है ना सर, मतलब यू हैव सीन एवरीथिंग एज अ मिलिट्री ऑफिसर, एज अ जनरल, यू हैव सीन योर मैन, यू हैव सीन इंडियंस ऑपरेटिंग, एंड देन यू आर पार्ट ऑफ द सिविलियन फैमिली एंड यू सी एवरीथिंग। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ फॉल्टर होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अगर कुछ भी गलत होता है, जैसे नाविक हमारा थोड़ा फेल हुआ तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने लगती है। ऑपोजिट साइड में जब हम देखते हैं कि एक सिंपल म्यूनिसपैलिटी, गुड़गांव का आपने एग्जांपल दिया, दिल्ली का ले लीजिए, सरकार कोई भी आएगी, जेई घूमता फिरेगा कि भाई मेरे को एक ये पिलर डला है, पैसे दे दे, पैसे दे दे भाई, पैसे दे दे। ये ना I'm sorry अकाउंटेबिलिटी to कोई say, फिक्स नहीं कर रहा है। सर लीचड़ की तरह पैसे मांगते हैं। मतलब 1 लाख मांगेंगे, फिर बार्गेनिंग भी करेंगे। क्या अजीब अजीब तरीके से बात करते हैं कि नहीं काम तो हो जाएगा, बट काम तो होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अपन को। मतलब मैं कहा भाई सीधा सीधा कितने पैसे चाहिए भाई? गणेश चौधरी ऐसे गोल गोल घूम रहा ना, पैसे मांग ले भाई, ये 50,000 रुपये बनते हैं, मैं इतना खाता हूँ, इतना मेरे साहब खाते हैं, दे दे भाई, तेरा पिलर डल जाएगा। नहीं, देखिए कुछ करना पड़ेगा, सोचते हैं, मतलब देखेंगे किसी ना किसी तरह से हो पाएगा तो कर लेंगे। वो पूरा पुश किए हुए हैं आपका प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे बात एंड में 50,000 रुपये लेने। कोई स्टोरी बना के। हाँ हाँ, 4 घंटे क्यों बात कर रहा है? बोल 50,000 हैज टू बी पेड। नहीं 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 नहीं, जीपे में नहीं, जीपे नहीं, जीपे नहीं, कैश चाहिए। नहीं। एक जगह हम आपको बुलाएंगे बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे हमारा एक ऑफिस है, यहीं कुछ नहीं, दिल्ली बॉर्डर पे ही एक ऑफिस है, तो वहाँ पे हमारा एक आर्किटेक्ट बैठता है। तो काम हो गया ना तुम्हारा, पैसे देके। हमसे तो कोई पैसे भी नहीं मांगता सर, काम भी नहीं करता। हमारी हालत बहुत खराब है। मेरा काम हो गया, मैं दोस्त की बात बता रहा हूँ। मतलब जिसका भी काम तो हो गया ना। वो कह रहा भाई कुछ नहीं बदला भाई, वही पैसे लेते रहते हैं हर बात पे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और नहीं है, सबको मालूम है, और कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। फिक्स करने की कोशिश कर रहा है तो रिजल्ट तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। हर मानसून में सड़कें आपकी खराब होंगी, नालियाँ क्लॉग्ड होंगी, जो पॉलीथिन है वो सब इधर उधर पड़ा होगा, ट्रैफिक आप देख लीजिए, ट्रैफिक वायलेशन होंगे। दिल्ली में तो बहुत काफ़ी सिचुएशन ठीक है। आप थोड़ा दिल्ली के बाहर जाइए, एनसीआर में जाइए, आउटस्कर्ट्स की ओर जाइए, कोई ट्रैफिक डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस कुछ करेगा नहीं। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, ऑटोमेटिक चालान शुरू कर दो, थोड़ा एक्शन लो ना। मोबाइल पे आदमी लगा हुआ है अपने खेलने गाले, ट्रैफिक में क्रॉस हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। सड़कें इंक्रोच हो रही हैं, रेडी वाले खड़े हुए हैं, बस नगर निगम पैसा लेगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी पैसा लेगा, पीडब्ल्यूडी वाला लेगा, सब कुछ लेगा।
वी नीड अ मेजर वेरी चेंज ऑफ द माइंडसेट. हमें ओवरऑल की जरूरत है. सिस्टम पूरा ओवरऑल पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की जरूरत है. और मैं तो बोलूंगा इसमें कुछ फौजियों को लगाया जाए और फौजियों को बोला जाए कि बेटा आप जो काम कर रहे हो ना, आप आर्मी एक्ट के नीचे हो. सिविल में काम कर रहे हो पर आप आर्मी एक्ट के नीचे हो. अगर गड़बड़ की तो आर्मी एक्ट के तहत आपसे डील किया जाएगा. सो दैट इमीडिएट एक्शन इज टेकन. इफ एनी कुछ गलत मिले तो तुरंत एक्शन लिया जाए. यहाँ तो कोई एक्शन ही नहीं है. सबको पता है कुछ होगा नहीं. सैड स्टेट. इट्स अ वेरी सैड स्टेट. अभी तो एक वीडियो वायरल हुई थी और probably this is the last question that on this particular sector I'll ask sir. क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस महेश चौधरी से पूछता रहता हूँ. वो कहते हैं मेरे दिमाग मत खा. हाँ, रात को 2 बजे जगा रहता है और ये सब पूछता रहता है, सर कब बदलेगा देश, ये वो. तो मैं एक क्वेश्चन पूछ अभी क्या हुआ कि खींच खींच के मारा. एक बदतमीजी कर रहा था एक जवान कांस्टेबल छत्तीसगढ़ पुलिस का. उसने बहुत मारा. वाइफ था और वाइफ के हाथ में छोटा सा बेबी. बाइक से आ रहे हैं मूवी देख के. वो मूवी का ऐसे पर्चा भी दिखा रहा था कि देखो मैं मूवी देख के आ रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ. एक बाइक से आ रहा है. और यूजुअली मैंने देखा है कि ऐसा वायलेंस, अगर आपके पास एक लेजेंडर है, आप वो डिफेंडर से आ रहे हैं या वो फोर्ड की कौन सी गाड़ी आती है, एंडेवर, तो आपके साथ ऐसी बदतमीजी कोई नहीं करता. बट अगर आप एक स्प्लेंडर से आ रहे हैं तो आपको कभी भी रफ अप किया जा सकता है. रुक, नाके पे रोका और नाके पे रख के उसको झापड़ झापड़ मारे. क्यों पता नहीं, बस रात को वो मूवी देख के आ रहा है अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ. जस्ट नो रीजन, जस्ट रफ्ड अप. तो ये वीडियो वायरल हो जाता है. नथिंग हैपेंस. वीडियो वायरल हो जाता है, मतलब वायरल हो जाता है. बंदा सस्पेंड भी नहीं होगा. सस्पेंड कर देंगे तो उसका मोराल कम हो जाएगा. ऐसा ऐसा क्या होता है, मतलब व्हाट इज दिस? अटर नॉनसेंस. जहां भी ये हुआ वहां पे अभी लोगों को जहां ये हुआ वहां कोई ये सब अंग्रेजों की इंस्पेक्टर तरह होगा. क्यों बिहेव कर रहे हैं? मतलब ये अंग्रेज वाला माइंडसेट क्यों है कि हम नोचने के लिए, खून पीने के लिए, तुम्हें मारने के लिए लठियाल की तरह खड़े हैं, तुम लेबर हो हम जमींदार हैं. ये वाला माइंडसेट क्यों है? नहीं, मैं तो इसके आगे की मैं आपको बात, ये हमने परमिट कर रखा है ये वाला माइंडसेट कंटिन्यू करने का. इस माइंडसेट को बदली करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा. उस स्टेट में कोई होम मिनिस्टर है, डीजी पुलिस है, एडीजी पुलिस होगा, एसएसपी होगा. सो देयर इज रैंक एंड फाइल. वहां पे एक हायरार्की है. जैसे आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो वायरल हुआ, और लोगों ने भी देखा होगा. दे शुड हैव टेकन इमीडिएट एक्शन. मिलियंस. They should have found out and they should have ensured, given a reply to the people at large कि आपने वायरल ये देखा था ना वीडियो, हमने इसके खिलाफ एक्शन ले लिया. ये शैतान आदमी है, हमारा है, ये मेरा ही बच्चा है, बदतमीज था, मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया है. जिससे कि पब्लिक है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए सिस्टम के अंदर. ये तो सही काम करने का तरीका है. दूसरा ये है कि इग्नोर मार दो, कबूतर की तरह आंख बंद कर लो कि कुछ होना नहीं है. दिस इज नॉनसेंस. मैं बता रहा हूँ, यही फर्क है एक सैनिक और नॉन सैनिक, असैनिक के बीच में. you have to take action. Why will you not take action? I don't understand. Why will you not take action? और सर आपने तो एक वो वीडियो भी बनाई थी सर, आपने भी देखा होगा. एक ये वीडियो थी जिसमें कि आईटीबीपी के एक जवान की माँ का हाथ वो, और फिर उनके असिस्टेंट कमांडेंट वहाँ चले गए थे. और फिर मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने बोला था कि भाई ये अफसर ने जो किया है इनके साथ तो बुरा ही होगा, जो इनके साथ अच्छा नहीं होगा. नहीं, उस पे रील भी बनाई थी. एंड इनफैक्ट सर ये वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वहाँ कमिश्नर ऑफिस से कोई इंस्पेक्टर हैं, उनका मुझे फ़ोन भी आया. बहुत रिस्पेक्टफुल थे, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया. एंड इनफैक्ट आशीष, उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि कमिश्नर को गलत पोर्ट्रे किया गया है, वो ऐसा नहीं कर रहे थे. वेल, जो भी हो, पॉइंट ये आता है सर, हमें देश में ये ज़रूरत क्यों पड़े? आईटीबीपी भी एक फोर्स है, पुलिस भी एक फोर्स है. वो दोनों का, जब एक आईटीबीपी का जवान है तो उसको एज अ पुलिस का जवान, अपना जवान समझ के उसको ट्रीट क्यों नहीं किया गया? या जो आईटीबीपी के कमांडेंट ने किया, तो वो पुलिस और आईटीबीपी या फौज फॉर दैट मैटर, आप अलग अलग क्यों बना रहे हो? हायरार्की तो एक ही है सर.
हायरार्की है कि सब कोई ऊपर है कोई नीचे है, मतलब व्हाटएवर जो देश ने सोचा, तो उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि चाहिए एक पुलिस का इंस्पेक्टर कहीं भी किसी स्टेट में है, वो किसी सिविलियन के साथ मारपीट कर रहा है नेसेसरीली, या एक आईटीबीपी का जवान है, उसकी कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, तो उसका भी कुछ कुछ तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब हर समय ये नहीं किया जा सकता कि जैसे वो 4 कमांडोज़ को लेके चले गए, तो उससे तो पुलिस की और ज़्यादा इज़्ज़त खराब होगी सिविल में। बट अल्टीमेटली वी वांट पुलिस टू वर्क। पुलिस का काम भी तो होना चाहिए। अल्टीमेटली इज्जत ही एवरीथिंग नहीं शुड रहेगी। वर्क, दैट्स इट। हाँ, थिंग्स शुड वर्क, सिस्टम शुड वर्क। देखिए, वो जवान आईटीबीपी का जिसके माँ का हाथ कट गया, कितना ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस उसके लिए, उसके परिवार के लिए रहा होगा। उसके बाद में तो एक तो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उनको भी तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी। यू कांट बिहेव सो रिस्पॉन्सिबली कि आपने हाथ काट दिया। बाकी जो उनके जो गार्जियंस है उनको पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और जब वो अपनी फरियाद लेके पुलिस के पास जाएं, पुलिस दूसरी ओर देखने लगे। दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके। आई एम नॉट सेइंग कि आईटीबी के जो कमांडेंट हैं उनने ठीक किया, पर शायद उस टाइम पे यही रास्ता था। उन्हें कोई वायलेंस वाला काम तो नहीं किया। उन्हें देखा मेरे जवान की बात नहीं सुनी जा रही है, मेरे कांस्टेबल की बात नहीं सुनी जा रही, तो मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, आई विल टेक चार्ज एंड आई विल इंश्योर दैट उसकी जो भी कंप्लेंट है वो रजिस्टर की जाए, एक्शन लिया जाए। आई थिंक दैट वाज अ वेरी कमेंडेबल थिंग, बट एट द सेम टाइम इट शोज पुलिस इन अ वेरी पुअर लाइट। वो शायद इतना करने की जरूरत नहीं थी, पर शायद और कोई रास्ता भी नहीं बचा होगा। बट ऑल एंड ऑल इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, इट्स नॉट अ गुड स्टेट जहां आप कोई गरीब आदमी मिले उसको आप देखेंगे पुलिस वाले उसके साथ बदतमीजी कर देंगे। आईटीबीपी का कांस्टेबल है, उसकी आप बात नहीं सुन रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? बी लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड लिटिल मोर रिस्पॉन्सिव। तो मैं तो सोचता हूँ कि जो रैंक एंड फाइल है, जो जो अफसर है, उनको अपने जवान को बचाने की सबसे पहले लगती है। एवरीबडी गोज इन अ डिफेंसिव पोस्चर। मैंने कुछ नहीं किया, ना 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 ना, मेरे जवान ने भी कुछ नहीं किया, मेरे इसने कुछ नहीं किया, हम सब ठीक है, गलती इसी की है। मैं सोचता हूँ इसके अलावा ना थोड़ा पीपल हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स। अगर आपके आदमी ने गलती की तो आपके आदमी ने गलती की है, आपने थोड़ी की है। आप क्यों डिफेंसिव पे जा रहे हो? अगर आपके स्टाफ ने, आपके आदमी ने गलती की है तो आप उनके ऊपर अधिकारी हैं, आपका काम है एक्शन लेना, उनको बचाना थोड़ी आपका काम है। और अगर आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो शायद ये मैसेज उनको जाएगा कि हमारे ऊपर जो एसपी साहब हैं, जो आईजी साहब हैं, ये बदतमीजी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। आप अगर ये सोचें कि ये आपको बचाते रहेंगे, नहीं बचाएंगे। उनका काम लोगों को बचाना, अपने लोगों को बचाना नहीं है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर। उसमें अगर उनके खुद के जवान भी गलती कर रहे हैं तो ही शुड टेक एक्शन। ये वाला जो जो एटीट्यूड है ना, वो अगर आ जाए तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी बात होगी। ये देश के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, सबके अच्छे लिए अच्छा होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक्शन लें, बैठे नहीं रहें। सर, अभी काफ़ी बात चलती है वुमेन ऑफिसर्स को लेके। अभी फर्स्ट बैच आईएमए से पास आउट हुआ है, जो एनडीए से ट्रेन करके आए, आईएमए से पास आउट हुए। सो एक तरफ सर ये लगता है कि बहुत अच्छी बात है, लाइक वुमेन आर ऑल्सो कमिंग एंड देयर पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्बैट की तरफ जब हम देखते हैं तो हाउ वुमेन ऑफिसर्स या वुमेन जवान उसमें सूटेबल होंगे? एंड एएससी में काफ़ी पहले से सर वी हैव वुमेन ऑफिसर्स, तो क्या ऐसा कभी दिन आ सकता है? ये अक्सर पूछा जाता है कि 50% लेडीज होंगी, 50% जेंट्स होंगे फौज के अंदर। इज इट फीजिबल? आपको क्या लगता है सर इसका? देखो, मैं बोलूँगा कि जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं that we should be gender neutral as far as army is concerned, as far as the forces are concerned. हाँ, आई एम इन फुल एग्रीमेंट, बिल्कुल ऐसा ही करिए, पर उसमें एक कंडीशन है। जो फिजिकल फिटनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आप मैन एंड वुमेन दोनों का सेम रखिए। क्योंकि जो बुलेट है ना, वो ये नहीं बोलेगी कि अच्छा ये लेडी है तो मैं धीरे चलूँ, या जो शार्पनर है जो शेल का, वो ये नहीं बोलेगा अच्छा ये लेडी है तो मैं उधर नहीं जाऊँ, वो तो उसी स्पीड से चलेगा। सो मेरा विचार ये है, दिस इज़ माई थॉट एंड आई हैव
always said this even earlier, that yes, it should be gender neutral, but then the level of physical fitness and everything else should be common. जैसे आप किसी भी आपने ऑफिसर को उठाया और मैसेज दे दिया, भाई अभी आपको यू आर इन राष्ट्रीय राइफल, you have to go on so and so operation. Yeah, it should be same. Don't put the women officers in softer appointments. ऐसा नहीं है कि आप उनको इन्फेंट्री बटालियन में डाल दें, राष्ट्रीय राइफल में डाल दें और फिर आप उनको बोलें कि ये अभी सिर्फ हेडक्वार्टर में ही रहें. उनको भी जाने दो ऑपरेशन के लिए. इफ दे आर विलिंग, या श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स दे शुड गो. सर काफ़ी टाइम पे ऐसा भी देखा है कि स्पेशली एएससी की अगर मैं बात करूँ सर, कि ऑफिसर होता है वो अटैचमेंट कर रहा था कहीं फील्ड में, हाईली एक्टिव जोन में था मेल ऑफिसर, वो एएससी बटालियन में आता है और फिर एएससी में काफ़ी कॉन्वॉयज चलते हैं एंड जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको ऑफिसर्स भेजने होते हैं. सो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर के पास लेडी ऑफिसर्स भी है, मेल ऑफिसर भी है, और अक्सर ये देखा गया है कि सर जो डिफ़िकल्ट कॉन्वॉय होंगे, लॉन्ग रूट कॉन्वॉय होते हैं, वहाँ पे मेल ऑफिसर्स ज़्यादा देखे जाते हैं कंपेयर टू लेडी ऑफिसर्स. एंड उसमें बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं कई बार लेडी ऑफिसर्स को भेजने के. तो सर यहाँ पे आप कुछ वो कमांडिंग ऑफिसर्स को, ब्रिगेड कमांडर्स को कुछ एडवाइस, कुछ वर्ड आप बोलना चाहेंगे कि दैट अगर हमें जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ना है तो व्हाट शुड दे एक्ट एज? सो इवन द कमांडर नीड टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल. जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो ब्रिगेड कमांडर्स हैं, जो चैनल ऑफिसर कमांडिंग है, उनको अगर न्यूट्रल चल रहा है तो पूरा ही न्यूट्रल होना चाहिए. फिर देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन कि मेल ऑफिसर है और ये वुमेन ऑफिसर है, इनको मैं ये वाला काम दूंगा, उनको मैं वो दूंगा. मत करिए आप. फिर पूरे न्यूट्रल रहिए ना. जो डिफिकल्ट टाइप जो काम है, जैसे आप बोल रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग रेंज पेट्रोल जानी है 5 दिन के लिए, भेजिए ना उनको भी. सब कुछ बराबर करिए और फिर जेंडर न्यूट्रल बिल्कुल कर दो 100%. क्योंकि क्या होता है, एक समय था जब देयर वर नो विमेन इन द आर्मी. फिर थोड़ी विमेन ऑफिसर्स आए, तो विमेन ऑफिसर्स आए तो हर एक कमांडिंग ऑफिसर की कोशिश होती थी कि इनको ना थोड़ा विमेन, वी शुड कीप देम स्लाइटली सेफ, कीप देम इन सॉफ्टवेयर अपॉइंटमेंट्स. उससे जो मेल ऑफिसर्स हैं उनके जो सॉफ्ट वाले अपॉइंटमेंट से, तो आर्मी के अंदर इफ देयर आर एक्स नंबर ऑफ सॉफ्ट ऑप्शंस, सॉफ्ट अपॉइंटमेंट्स जो हेडक्वार्टर में रह सकते हैं, वो सारे के सारे अगर आप विमेन ऑफिसर से भर दोगे तो फिर मेल ऑफिसर की तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई. वो तो टफ टाइम ही चलता रहेगा. तो मेरे विचार में जेंडर न्यूट्रल रखो, but then treat them at par. Treat them at par in training, treat them at par in day-to-day functioning, treat them at par during any operation. That's how it should be. General Yadav, why can't we go for reservation in army? Thank God there's no reservation in the army. Thank God. And I only hope and pray to God Almighty कि कभी कोई reservation नहीं हो. मेरे ख्याल से शायद यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बचा है फौज जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है. जो फिट है, जो अच्छा है, उसको आने दो. बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. जैसे मैं आपको बता रहा था, जो बुलेट है ना, उस पर नहीं लिखा है कि ये रिजर्वेशन से आया है, ये थोड़ा धीरे चलेगा तो मैं थोड़ा धीरे चलूँ. वो नहीं होगा. बहुत नुकसान हो जाएगा अगर आपने रिजर्वेशन कर दिया. लोग थोड़े फिजिकली अनफिट हों, मेंटली अगर वैसे नहीं हो, रोबस्ट नहीं हो, और रिजर्वेशन के थ्रू ही अगर आ गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. आर्मी के अंदर ना दे आर नो लूजर्स. दे आर नो रनर्स अप. यू ओनली हैव टू बी अ विनर. दे आर नो सेकंड चांस. जैसे सिविल लाइफ में बिजनेसमैन देखता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, इन आर्मी यू सी ओनली इट्स ओनली मिशन सक्सेस, एंड इफ यू डोंट सक्सीड मे बी यू विल नॉट कम बैक ओनली. Thank God there's no reservation. There should be no reservation at all. Sir, some questions about your seniors, colleagues, and people you have worked with. General Tiny.
Tiny is my NDA classmate, a very dear old friend. But don't get biased by this first remark of mine. He's an outstanding officer. And in fact, I used to joke with him. I used to tell him, Tiny, आपको श्रीनगर भेजा गया है क्योंकि मिलिटेंट से डील करने के लिए, मिलिटेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मिलिटेंट ही चाहिए. आप एकदम सही जनरल हैं जिनको आप 15 कोर भेजा गया है. And I think that was a very sensible decision taken by the chief in those days. Excellent officer. जनरल वीके. जनरल वीके तो बहुत सीनियर है हमसे. I was a brigadier when General VK became the chief. बट हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है और उनके साथ मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है. I used to be a colonel and I was in श्रीनगर. मैं हेडक्वार्टर में था कोर में. तो इनिशियली ओरिएंटेशन के लिए आपको कई सारी ब्रिगेड्स में जाना था. तो जिस ब्रिगेड में मैं जाऊँ विक्टर फोर्स की, मैं ब्रीफिंग हो रही है तो वहाँ पे दिखाएंगे मिलिटेंट, एक्टिव मिलिटेंट 1, एक्टिव मिलिटेंट 2, एक्टिव मिलिटेंट 0. फिर दूसरी तरफ गए हम और बाकी फॉर्मेशंस में किलो फोर्स वगैरह में एक्टिव मिलिटेंट 15, एक्टिव मिलिटेंट 30, 40 लाइक दैट. तो मैंने कहा यहाँ पे विक्टर फोर्स में मिलिटेंट ये कैसे इतने साफ हो गए, ये इतना डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्यों है. तो है खैर, नॉर्थ कश्मीर जो है वहाँ पे जंगल वगैरह ज़्यादा है. साउथ कश्मीर जहाँ विक्टर फोर्स है वो काफ़ी डेवलप्ड एरिया है. पर एक खास बात लोगों ने बताई, बोला जनरल वीके सिंह जब जीओसी विक्टर फोर्स थे वो मिलिटेंट की तरह ही उनका दिमाग चलता था. जैसे मिलिटेंट सोचेगा वो मिलिटेंट की तरह उसे 10 कदम आगे सोचेंगे. और उनने पूरा साउथ कश्मीर एकदम साफ कर दिया. आई होल्ड हिम इन वेरी वेरी हाई एस्टीम. ही वाज एन आउटस्टैंडिंग लीडर, आउटस्टैंडिंग जनरल. सर 15 कोर में ऐसा स्पेशल क्या है? 15 कोर पूरा कश्मीर 15 कोर के नीचे है. एंड आप तो जानते हैं सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी वहीं पे है. आर्टिकल 370 तो तब तक हटा नहीं था. काउंटर इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा थी. इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा था. मिलिटेंट पीओके के थ्रू भी आएंगे, मिलिटेंट जम्मू की तरफ से भी आ जाएंगे, मिलिटेंट पाकिस्तान से नेपाल पहुंचेंगे, नेपाल से गोरखपुर के रास्ते से और पूरे रास्ते घूम घाम के वो भी कश्मीर पहुंच जाएंगे. तो मिलिटेंट बहुत ज़्यादा थे. नेपाल से? हाँ, ये भी एक रास्ता था. ये क्या रास्ता था? वाओ. आफ्टर डूइंग सो मेनी पॉडकास्ट एंड यू गेट अ गोरखपुर नेपाल. सर प्लीज सर एक बार ये बताइए. तो ये भी एक रास्ता था. शायद अभी हो रहा होगा, अभी मैं नहीं जानता. पर हाँ, ये टाइम था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है. 2007 टू 2009 हम लोग कश्मीर में थे. तो इन ब्रीफिंग्स के दौरान पता लगता था कि नेपाल के रास्ते से मिलिटेंट कश्मीर पहुंच रहे हैं. पूरा उत्तर प्रदेश पार किया, दिल्ली के बगल से निकले, हरियाणा पंजाब होते हुए कश्मीर में आए. तो इट वाज अ वेरी हेवीली इन्फेस्टेड एरिया, इन्फेस्टेड बाय मिलिटेंट्स. सो एक गाजी बाबा का बांग्लादेश से भी सुना था. गाजी बाबा वो तो रास्ते फिर ढूंढते हैं बहुत सारे. सर एज अ स्टाफ ऑफिसर इन 15 कोर जहाँ पे एक अलग ही चीज़ें चल रही हैं एंड बाकी और जगह भी आपने स्टाफ किया सर, तो पीस में स्टाफ ऑफिसर आप हैं, चीज़ें डील कर रहे हैं और सेम चीज़ आप जब कश्मीर में करते हैं 15 कोर में, क्या स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस थे पर्सनली जो आपने ऑब्जर्व किए सर? क्या होता है कश्मीर में जाते ही, मैं अपने बारे में बात करूँगा. जाते ही मेरे को मालूम था ये तो CICT वाला एरिया है, मिलिटेंसी है. तो हम लोग एक्स्ट्रा डेडिकेशन के साथ में काम करते थे. मैं कर्नल था तो कई सारे कर्नल GSS थे हम लोग जो अपना खाना ऑफिस में ही खा लेते थे.
जिससे कि खाना भी आपने टाइम पे खा लिया, काम में कोई रुकावट भी नहीं आई। 5-10 मिनट लगते हैं भोजन करने में, क्या है, आपने अपना काम ख़त्म किया, फिर आपने वॉक वगैरह किया, यू आर बैक इन द ऑफिस अगेन। बिकॉज वहाँ पे 24/7 कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन चल ही रहा है, तो एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन हिज टोज, टोटली अलर्ट। वो पीस टाइम में नहीं होता। जो पीस टाइम लोकेशंस हैं, बाकी जो देश है वहाँ पे पीस टाइम है तो पीस टाइम है। यू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून, उसके बाद में गेम्स होंगे, बाकी सब कुछ होगा। पर इन CICT एनवायरनमेंट कश्मीर में तो ये सब नहीं हो सकता। वहाँ पे तो इट्स वॉर टाइम, इट यूज्ड टू बी लाइक अ वॉर जोन ऑल द टाइम। सर ये जनरल वीके की बात बता रहे थे आप, विक्टर फोर्स, ये TSD क्या था? TSD बड़ा, बहुत सारी कहानियां इसके बारे में, मतलब द हेलो ऑफ TSD। TSD मैं बोलूँगा एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। इट वॉज ए वेरी वेरी ब्रिलियंट मूव बाय जनरल VK सिंह। एंड किन कारणों से इसको हटाया गया वो आप सबको मालूम है। मेरे को लगता है कई बार, ये मेरा खुद का असेसमेंट है, इन चीज़ों के बारे में कोई आके आपको ब्रीफ नहीं करता, कोई आपको बताता नहीं है। पर मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कई बार गवर्नमेंट खुद ही इनसिक्योर हो जाती है। उस टाइम पे गवर्नमेंट को लगा कि जनरल VK सिंह के हाथ में इतना सब कुछ है, इक्विपमेंट है, तो वो लोगों की बातचीत सुन सकते हैं, प्रधानमंत्री की, रक्षा मंत्री की। उन दिनों में आप पेपर में पढ़ते थे कि ईव्स ड्रॉपिंग कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है ये ईव्स ड्रॉपिंग वगैरह करने की? कोई ईव्स ड्रॉपिंग नहीं कर रहा। वो बहुत ही टॉप क्लास आउटस्टैंडिंग काम कर रहे थे एंटी मिलिटेंसी के लिए, और बहुत अच्छी सोच थी। मैं जैसे आपको बता रहा था, हर एक आदमी की ना फितरत होती है, तो जनरल VK सिंह की शायद फितरत ऐसी थी कि जो उनको काम करना है बस करना है, मिलिटेंसी ख़त्म करनी है। अब मैं चीफ बन गया हूँ और वहाँ पे JNK में वही भी मिलिटेंसी है, तो लेट मी फाइंड वेज एंड मीन्स सो दैट आई कैन सपोर्ट दिस एंड कंप्लीट एंटी मिलिटेंसी ड्राइव फ्रॉम द हाइस्ट लेवल ऑल्सो। So I think that was a very very good idea, and I hope government reinstates it or does something. or maybe उसकी जगह अभी शायद सरकार ने कुछ और काम कर लिया होगा, और कई जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। पर जब इन्फॉर्मेशन आपके खुद के लोगों से आ रही है, आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है जो आपने क्रिएट किया है, तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। पीपल आर आंसरेबल। और जैसे मैं आपको बता रहा था, सेना में झूठ के लिए जगह नहीं है। और सेना में you don't have to do something only to project yourself. You do things to show result. तो सबको रिजल्ट ओरिएंटेड था। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सूत्रों के द्वारा आती थी, जो हमारा इक्विपमेंट था, उसके वो ज़्यादा लेवल इन्फॉर्मेशन थी और उस पर इमीडिएट एक्शन होता था। एंड अभी जब इन्फॉर्मेशन आपके पास में आएगी तो 10 सूत्रों से आएगी, फिल्टर होती हुई आएगी। इट कांट बी एज इफेक्टिव, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। सो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड आइडिया। पर यही लगता है ना कि इनके पास में इतना इक्विपमेंट आ गया, ये पता नहीं क्या क्या सुन रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे। अरे कम ऑन। Basically, it was like an intelligence agency. Yeah, of course, it was an intelligence agency. They used to gather intelligence. They had top the line equipment to gather information. So people get uncomfortable. Why should anybody get uncomfortable? Why should the government get uncomfortable? It's your own army, it's your own chief. He's doing everything for the country. आपने चीफ बनाया था. You must be sure about him. और आप भी तो आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, आपको भी तो पता है क्या कर रहे हैं। आई थिंक वो इट वेंट इनटू व्हाट शुड आई से, एक वो पॉलिटिकल क्योस बन गया उस टाइम पे। जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई, तो ऑल दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट। सर 15 कोर की बात हो रही थी, विक्टर फोर्स की बात हुई,
टीएसटी की बात हुई सर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी बहुत हंगामा हुआ है। अब इंडिया में अलग अलग ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन ये है कि पीओजेके को उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जाएगा। दूसरा ये है कि वो हमारी भूमि है, उसको तो किसी हाल में भी लेंगे हम। तीसरा ये है कि जहाँ पे बाउंड्री है वहाँ पे सेटल कर लो। मतलब बहुत सारी इसमें ओपिनियन है। और एक और ओपिनियन है कि हम पीओके ले ही नहीं सकते या पीओजे ले ही नहीं सकते, है ना। इट विल बी अ नाइटमेयर, ऑपरेशन नाइटमेयर, इलाका काफ़ी डेंजरस है, इतनी फौज कहाँ से लाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस पीओके? सी, एज ए नेशनलिस्ट आई वुड वांट कि पूरा पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो हमारे पास में होना चाहिए। As a nationalist, that is my thought. As a citizen, but as a military man, I feel, what is the point? हम जो हमारे पास में जो कश्मीर है, हम उसको अगर सही तरह से व्यवस्थित कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये सब करना पड़ेगा। वहाँ भी एंटी इंडिया, अभी एंटी पाकिस्तान स्लोगन लग रहे हैं, वो एंटी इंडिया स्लोगन होंगे। फिर से CICT करना पड़ेगा। फिर CICT आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्या चुपचाप बैठा रहेगा जब आप पीओके को कैप्चर करोगे? और मैं बोलता हूँ आपने कैप्चर कर लिया, चलो, तो विल पाकिस्तान सिट पीसफुली? नहीं, वॉर होगी, मतलब नहीं, आपने कैप्चर कर लिया, मैं तो उसके आगे चल रहा हूँ। वॉर हुआ, आपने कैप्चर कर लिया, अभी वो आपके कंट्रोल में है। अभी आपने पूरा कश्मीर अभी इंडिया के नीचे है, तो क्या पाकिस्तान चुपचाप बैठा रहेगा, देखता रहेगा कि हाँ भाई चलो छोड़ो इसको, लेट देम एडमिनिस्टर दिस? ये लोग बहुत शैतान थे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते थे, इतना रोजाना हंगामा करते थे, अब गए हिंदुस्तान में तो हम शांति से बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। सो देन व्हाट इज द पॉइंट? सो लेट पाकिस्तानी डील विद इट। एंड एक और ओपिनियन है कि गेट द लैंड नॉट द पीपल। जमीन तो हमारा है, लोग कहीं के भी हो सकते हैं, क्योंकि द डेमोग्राफी हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड। These are good thoughts, but they are not doable, they are not practical, they are not practical. सर एक बार मैंने कहीं सुना था, जनरल हसनैन ने कहा कि वी आर आर्मी, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम पीओके कैप्चर करें तो मुझे अगर टास्क मिलेगा तो मैं कैप्चर करके ला के दे दूंगा गवर्नमेंट को। नाउ इस पे काफ़ी सारी डिस्कशंस होते हैं एंड मिलिटरीली सो वी नो वी कैन डू इट। पर सर मिलिट्री में भी अब जब थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं सर उसमें, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं एंड लोग बोलते हैं कि पीओके को लेना जितना ऑपरेशनल डिफ़िकल्टी होगी बिकॉज ऑफ द टेरेन एंड सारी चीज़ें, उससे ज़्यादा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो सकता है। तो सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि कल को गवर्नमेंट बोल देती है कि ठीक है लेट्स मूव, किसी भी फॉर्मेशन को किसी को भी बोल दिया, दे स्टार्ट एडवांसिंग। नाउ लॉजिस्टिकली आप हाउ डू यू विजुअलाइज दैट कि वो कैसे हो रहा होगा? Of course, it'll be a logistics nightmare. Logically, it is going to be very, very tough. So it'll be tough in combat, it'll be tough for logistics also. जैसे सेना में जैसे हम लोग मूव करते हैं, जब इन एन ऑफेंसिव ऑपरेशन आप एक बेस बनाएंगे, आगे वाला एरिया कैप्चर करेंगे। जब एरिया कैप्चर हो जाएगा तो आप अपना जो बेस है उसको, लॉजिस्टिक बेस को आगे मूव करेंगे, फिर और एरिया कैप्चर करेंगे, फिर लॉजिस्टिक बेस को आगे मूव करेंगे। तो ये सब चलेगा, पर आप ये ध्यान रहे कि जब आप लॉजिस्टिक बेस को आगे मूव करेंगे तो जो दुश्मन है वो आपके लॉजिस्टिक बेस को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। तो कितने सारे बेसेस होंगे, उसमें से कितने डिस्ट्रॉय होंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज चैलेंज। But like what General Hasnan once said, I totally agree with him. अगर गवर्नमेंट बोले, सरकार बोले कि भाई ये आपको करना ही करना है, यू हैव टू कैप्चर दिस, यस वी विल कैप्चर इट। पर मैं तो कैप्चर के आगे की बात कर रहा हूँ। it'll be a nightmare even governing that place. कौन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कौन कांस्टेबल, कौन पटवारी, कौन तहसीलदार जाकर वहाँ पे
काम करना चाहेगा, आप बताइए। तो इसका मतलब ये है कि आपने कैप्चर कर लिया, फिर उसको आर्मी ही एडमिनिस्टर करती रहेगी बहुत सालों तक। हम्म It will be very tough. So you'll be dealing with the administration, you'll be dealing with the security, you'll be dealing with the well-being of the people, you'll be dealing with the counter-insurgency and counter-terrorism which is going to get unleashed जब आप अंदर जाएंगे। Yeah, it'll be a very tough call. पर आप देखिए, अब जैसे इजराइल है, छोटा सा देश है, चारों ओर से उसके ऊपर अटैक हो रहा है, डील कर रहा है। तो एज ए नेशन हमें ये डिसीजन लेना होगा कि क्या हमें इजराइल की तरह पीओके को कैप्चर करके हमें लड़ाई लड़नी है, आगे लड़नी है, तो हाँ, हम तो तैयार हैं। फौज का तो काम यही है, पर देश को सोचना होगा। और जब ये वाली जब लड़ाई होती है तो इट डज नॉट स्टे लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, एरिया वो फिर द होल कंट्री गेट्स इन्वॉल्व। सो दैट्स अ कॉल, दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। तो अगर मोदी जी अगर चाहेंगे, अगर वो सोचें, या जो भी पॉलिटिकल बॉसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे टेक अ डिसीजन, आर्मी विल गो एट। आर्मी वाले को तो ही जॉइंड आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, नोइंग दैट वन डे ही में डाई इन एक्शन। वो तो तैयार है इस काम के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर बाकी देश को सोचना होगा। But there'll be a huge economic cost. There'll be a huge cost. सर व्हाट अबाउट सिलीगुड़ी? सिलीगुड़ी क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी अब कोर वीकनेस बनता जा रहा है? इट वॉज जोग्राफिकली वीक, बट जिस तरीके से चारों तरफ से स्ट्रैंगल किया जा रहा है, नेपाल में जिंजी, चुम्बी वैली, दोकलाम, गलवान, नीचे में बांग्लादेश, रंगपुर में, लालमुनीर हाट में एयर बेसिस, चाइना, पाकिस्तान, कॉक्स बाज़ार से लेकर लालमुनीर हाट तक इनकी आईएसआई की टीम विजिट करना, एयर बेसिस एक्टिवेट करना, एयर डिफेंस लगाना। क्या सिलीगुड़ी को चारों तरफ से, और हाँ इंटरनली भी बांग्लादेशीज डाल के उसके ऊपर से अपनी खुद की स्टेटहुड मूवमेंट्स हैं इस एरियाज में, तो क्या ये वल्नरेबिलिटी हमारी बहुत सीरियस वल्नरेबिलिटी बन रही है? बिल्कुल है, बहुत सीरियस वल्नरेबिलिटी है, और ये एक दिन में नहीं बनी है, इतने सालों से। बट आई फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग, कोई भी आर्मी वाला आदमी जिसने उस एरिया में सर्व किया, मैंने सर्व किया है, तो मेरे को वहाँ लोग नज़र आते थे कि ये तो इंडियंस है ही नहीं। आप उनको देख के आप बता सकते हैं दैट दे आर नॉट इंडियंस, ये बाहर के लोग हैं, म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, एंड कितनी तादाद में हैं। अगर मैं वहाँ पे कुछ भी करता हूँ, अगर मैं वहाँ पे कांस्टेबल हूँ, मैं हेड कांस्टेबल हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तो क्या मैं आँख पे पट्टी बांध के घूम रहा हूँ? मेरे को ये लोग नज़र नहीं आ रहे कि कल तक तो 1000 होते थे, ये कुछ दिन में 5000 कैसे हो गए? कहाँ से आ गए नए लोग? अगर मैं पटवारी हूँ, अगर मैं तहसीलदार हूँ, एसडीएम हूँ, मेरे को नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है? हमको ही क्यों नज़र आ रहा है? और अगर आर्मी वाला अगर वहाँ पे कोई बोलेगा, तो सीनियर हायरार्की विल नॉट डिस्कस ऑल दिस, विल नॉट गो एंड टेल द चीफ सेक्रेटरी भाई इसको रोको। भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन है। हम तो वील कम इनटू एक्शन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। वी आर नॉट इवन आइज एंड ईयर्स, वी थिंक वी आर आइज एंड ईयर्स, पर हम जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के पास में अपने बहुत सारे टूल्स हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, इतने साल हो गए, there have been decades have gone by, nobody has taken any action. तो there would be change in the demography, वोटर लिस्ट बनाते जाइए, आप लोगों को अंदर बुलाते जाइए, very sad, and we need to take एक्शन। जो बाहर के लोग हैं उनको बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए यार, जो देश के नहीं है, and who are creating this, who are adding to the vulnerability, they need to be pushed out, they need to be kicked out.
सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो एक छोटा सा पैच है सर, हम्म, कई बार ऐसे थ्रेट्स आते हैं कि बांग्लादेश से कोई पॉलिटिशियन बोल रहा था कि हम इसको कट कर देंगे। नाउ सर, हाइपोथेटिकली कि अगर वो ऐसा कुछ करते भी हैं एंड हमारी बहुत सारी फौज है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, बिकॉज आप वहाँ पे रहे हैं सर, आपने पूरा हेड किया वहाँ का लॉजिस्टिक्स पूरा। तो सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो क्या हम केपेबल हैं, जस्ट अ शॉर्ट आंसर सर, क्या हम केपेबल हैं कि फिर भी हमारी सारी फोर्सेस सही से मेंटेन्ड होंगी एंड वी कैन स्टिल टेक बैक एवरीथिंग एंड मे बी जैसे कुछ हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि बांग्लादेश छोटा हो सकता है उसके बाद, तो आर वी केपेबल ऑफ दैट? 100%, 100%। हमारी सी लॉजिस्टिक्स उस कॉरिडोर के थ्रू अगर 1 महीने नहीं जाए, 2 महीने नहीं जाए, 3 महीने नहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स, द मिलिट्री, द आर्मी एंड एयर फोर्स, वी कैन सस्टेन आवरसेल्व्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पर अगर कोई अगर ऐसा करे तो मैं सोचता हूँ, अगर जो वो शायद 22 किलोमीटर्स का है जो नैरोएस्ट है, तो वहाँ से अगर किसी ने 2 किलोमीटर लिया तो उसको 2 किलोमीटर रहने दो, हमें थोड़ा साउथ में जाके 100 किलोमीटर लेना चाहिए। रंगपुर पूरा। हाँ हाँ, पूरा पूरा खा जाओ वहाँ से, वो भी हमारे पास काबिलियत है। वाई कांट वी डू दैट? तो कोई कोशिश तो करे वो जो थोड़ा अंदर आने की। तो हम 2 किलोमीटर को छोड़ो, उनको बोलो हाँ आप बैठो यहाँ 2 किलोमीटर में, आप अपना दाल भात खाओ एंड ऑक्यूपाई अनदर ब्लडी 100 किलोमीटर। व्हाई नॉट? Absolute. इनफैक्ट आशीष, अभी जब सर बता रहे थे ना 1 महीना 2 महीना 3 महीने सर ऐसे बोल रहे थे, तो सर मेरे माइंड में यह है इतने दिन में तो बांग्लादेश भूखा मर जाएगा, हाँ, हाँ, ब्लॉकेड लगा हमें रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वी आर वेरी सेल्फ कंटेन्ड यार। ये नेवल वी ब्लॉकेड हैव भी तो जीएस लगा हुआ। रिजर्व, वी हैव वेरी मेंटेनेंस रिजर्व, और डिफेंसिव पोस्चर में बैठे हैं लोग, बोलेंगे भाई रोटी कम खाओ थोड़ा, क्या है? It will make no difference and we'll do air sustenance by air यार। महंगा पड़ेगा, but we'll be able to sustain ourselves. There'll be landing sorties which will land. और JNK में भी ऐसे ही हुआ था, जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी 89 में, तो हम लोग सोए हुए थे क्या? जो वही एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सोए हुए थे जब मिलिटेंट्स आ रहे थे, जब लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। 87 के टाइम में, 85, 87। हाँ, 89 में ये पूरा कांड शुरू हुआ है, तब क्या कर रहे थे? तो इट डिडंट हैपन ओवरनाइट। मैं तो कहता हूँ जब ये कांड जब हुआ, जब लोग सोते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उनकी सबकी लिस्ट निकालनी चाहिए कि उस टाइम पे ये 89 के आसपास जो साल 6 महीने में जब ये ज़्यादा क्योस हुआ, वहाँ पे कौन डीजी था, डीजी को छोड़ दो, आईजी कौन था, डीआईजी कौन था, एसपी कौन था, सबकी लिस्ट बनाओ और सबके खिलाफ एक्शन लो। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पटवारी था, तहसीलदार था, फलाना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में थे, निकम्मापन है पूरा। जो फॉरेस्ट वाले थे वो क्या कर रहे थे? भाई रेंज ऑफिसर होता है, वो कुछ जो भी ऑफिसर होते हैं जो जंगलों के अंदर जब मिलिटेंट घूम रहे थे, आप क्या कर रहे थे? भाई गार्ड होता है, सब कुछ होता है फॉरेस्ट का। तो क्या एक्शन लिया गया उनके खिलाफ? फायर फाइटिंग के लिए तो आर्मी कर ही रही है फायर फाइटिंग। जब सिचुएशन पूरी खराब हो गई तब आपने आर्मी को लाया गया। आर्मी को लाए, तो आर्मी ने भी सिचुएशन ठीक कर दी, आर्टिकल 370 भी निकल गया, सब हो गया। अब तो उनके खिलाफ एक्शन ले लो जो लोग इसके हिस्सा थे, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, वो तो इनेबल करते हैं ना सर, वो तो मतलब वो मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी फंड भी तो बनाना है। हाँ, बच्चों को तो अमेरिका भेजना है, तो नहीं, नाउ एटलीस्ट नाउ टेक एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल एंड यू वुड लुक गुड। सरकार ने एक्शन लिया, और 89 में जो ढीले डाले पाए गए थे, ऐसे ही बंगाल में इतने लोग अंदर आ गए, उनके खिलाफ एक्शन लो ना। करोड़ सर। हाँ, सर इनफैक्ट इससे याद आता है, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन कश्मीर, एक बार मेरा एक सोर्स था सर, मैं उसके साथ श्रीनगर घूमने गया एंड हम बाइक पे पूरा श्रीनगर घूम के आए, वहाँ पे सारे फेमस प्लेसेस एंड स्पॉट्स। तो वहाँ उसने एक जगह दिखाई मुझे, मस्जिद ज़ियारत के बाहर में एक बड़ा सा पार्क, जहाँ पे उसने बताया कि 1990 में या 89 या 90 में उन लोगों ने जब पूरा नारा दिया था और सारे इकट्ठे हुए, बोलते कि वहाँ पे लोग खड़े थे और एक आदमी ने AK-47 निकाली, शायद यासिन मलिक ने AK-47 उठाई और नारा तकबीर चिल्लाया। उसके बाद पीछे से 10-15 लोगों ने AK-47 निकाली, फायरिंग शुरू हुई। उसके बाद 100, 200, 500, हजारों राइफल वहां पे फायर होने लगी। इतने सारे हथियार, AK-47 कोई छोटा मोटा चीज नहीं है सर, इट्स अ सेंसिटिव वेपन। इतने सारे आ गए और
कोई जिम्मेदार नहीं है उसका कि वो आए कैसे। ठीक है, आर्मी तो बाद में एम्प्लॉय करी गई और जो CICT आर्मी ने किया आरआर बना आपका वो तो बाद में फिर आई थिंक VP सिंह प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे बना। बहुत History I've लेट read। नहीं, आरआर बन गया था 88-89 में, चालू हो गया था बनना। बनना शुरू हुआ था 89 डिडंट टेक शेप, मतलब वो जब बिल्कुल आग लग रही थी ना तो बन रहा है अब। वो तो एक नई चीज, नया स्टेप हो गया सर। बट पुलिस तो थी एंड LC पे, IB पे, वहां पे BSF CRPF जो भी फौज होगी, वो कुछ तो थे लोग वहाँ, वो सारे लोग थे। फिर हो कैसे गया, इतने मैसिव नंबर्स में कैसे आ गए? मैं कह रहा हूँ जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे आर्मी है, ठीक। आर्मी को आप पूरा एक एक आदमी को हर 2-2 मीटर के फासले पे हाथ पकड़ के नहीं खड़ा कर सकते कि भाई मैं इसके अंदर से किसी को नहीं आने दूंगा। यू ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेसेस, यू ऑक्यूपाई cover the passes by fire, you occupy important places, dominate by observation. So there are various methods by which you control a place. पर जब वो आ गया, क्योंकि हमारे पास में तब इतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं था कि आप पूरे उसको स्कैन कर पाएँ। CCTV नहीं है आपके पास, इतने रडार्स नहीं है आपके पास में, इतना सब वेयरविदॉल नहीं है, फेंस नहीं है, ये सब नहीं है। पर वो आ गया ना अभी शहर के अंदर, गांव के अंदर आ गया, तो क्या किया भाई गांव वालों ने? गांव वालों का मेरा मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यार उसको कोई पता ही नहीं है, वो सोता रहता है। हैंड इन ग्लव। हाँ, तो एटलीस्ट नाउ टेक एक्शन। अगर ये वाला अगर काम चालू हो, अब जैसे राजस्थान में स्मगलिंग होती है, तो जहाँ से स्मगलिंग, वो स्मगलर को पकड़ लिया, उसे बोलो भाई तू आया कहाँ होके था, कैसे आया था, और उस लाइन में जितने भी लोग हैं दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अगर किसी सेफ की पोस्ट के थ्रू आया था, कहीं रिश्वत दे के आया था, दे शुड बी वेरी कोर्ट मार्शल, दे शुड बी शॉट। उसके बाद में फिर किसी ने उसका आधार कार्ड बनाया, किसी ने किया, उनको सबका हिसाब किताब होना चाहिए। तो एक्शन नहीं है हमारे यहाँ। उसको उठा के आपने जेल कर दी, उसको उठा के आपने 15 साल की जेल कर दी, और व्हाटएवर एक्शन यू टोक वो पेपर में आ गया, पर पीछे तो देखो क्या हुआ था। एंट्री पे पैसा, आधार पे पैसा, पैन कार्ड पे पैसा, राशन कार्ड पे पैसा, वोटर ID पे पैसा, 5-6 लोगों को तो पैसा खिलाए। तो दैट वी शुड इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन। तभी तो लोगों में थोड़ा, लोगों को समझ आएगा कि ये काम मैं Whip करूंगा। of the law has to crack. Yes, yes, and the law is there. I do not understand why do we not लॉ का डंडा बहुत execute? बड़ा है सर। it's the whip is too big. If it cracks down, वो होता ही नहीं है मतलब। अब आप बता रहे हैं जो IPS है, IAS है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जो लोग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं सिटीजन्स का, क्यों नहीं एक्शन लेते, मेरी समझ में नहीं आता। अरे आप यू हैव ऑल द पावर्स, यू हैव द वेयरविदॉल। गॉड है ना सर। और वेयरविदॉल नहीं है तो आप मांगे फंड लें, जो मर्जी आए। भगवान को आप कैसे हरा सकते योर हैं? वे टू, यू हैव टू फिगर आउट। Once you become an IAS, हाँ, then you must die as an IAS. Yeah. ऐसा वाला है। नो, इफ यू आर अ पोस्ट कमांडर एंड यू टेल योर बॉस के सर मेरे को ना 4 LMG और ये सब चाहिए, आप मेरे को सर 2 जो अभी LMG कह रहे थे ना चाहिए। कोर्ट मार्शल वगैरह, ये सब सुन के हम लोगों को लगता है वाओ काश ये इमेजिनरी वर्ल्ड कहाँ है। क्योंकि हमारे पे तो सर वीडियो वायरल हो जाए, आदमी चोरी करता हो। मतलब अभी क्या हुआ कि जैसे TT है, TT बहुत सिंपल आदमी है, 250 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। अभी आपको एक बता दूं, उसकी वीडियो वायरल हो गई, क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन हुआ। अच्छा, एक लड़का ने क्या किया, लड़का TT के ड्रेस पहना, ऐसे कंटेंट क्रिएटर TT का पूरा ड्रेस वेस पहना, एक बिहार के स्टेशन में जाके 2 घंटे खड़ा रहा। 2 घंटे में 1200 रुपये कमा के आ गया वो, सिर्फ फेक TT। 1200 रुपये सिर्फ ऐसी, मतलब खड़ा है बस वो, अरे इधर आओ, और 500 रुपये मांग रहे हो, लोग 500 रुपये दे रहे हो, सब कैमरा में कैद कर रहा। बोले इट्स सो इजी टू मेक मनी। सीट के लिए नहीं, बस ऐसे ही कि यार प्लेटफॉर्म टिकट। वाओ। और एकदम डरा हुआ था वो कि मतलब मैं पकड़ा गया ना कि इम्पर्सनेशन कर रहा है। मैंने कहा जो भी है, बट इट वाज वेरी हाईली रिस्की। बट अब सोचो ये चीजें कैप्चर हो रही हैं। आई थिंक 1200 था या 12,000 था, मतलब द अमाउंट वाज स्टैगरिंग फॉर 2 आवर्स। अभी एक आया ना 22 साल के ब्रिगेडियर साहब, सर। यस सर। माइंड ब्लोइंग। बट वो 22 गलती की थी उसने। देखिए उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो 21 साल का जो ब्रिगेडियर बना था, उसको 21 साल का IAS बनना था। कुछ फायदा हो जाता उसका। कम से कम 10-12 जो वो हैं ट्रक आते हैं बड़े बड़े,
16 पहिए वाले, उससे कम से कम रेत निकलवा लेता। हम्म। एक एक ट्रक का 20-20 हजार रुपये तो बहुत आराम से बनता है। नहीं, उसको बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी। वो तो इमोशनल लड़का लगा मुझे। सारी रैंक वैंक लगा के सफारी देखी आपने उसकी, ये तो गजब लगा मेरे को। सर, अभी ऑफ लेट काफी ये बात चल रही है कि सीनियर ऑफिसर्स का प्रमोशन एंड पोस्टिंग, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गया है। एंड आप सर जनरल रहे हैं, इतने साल आपने देखा है सब कुछ सिस्टम। सर, कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सच में है प्रमोशन एंड पोस्टिंग में सीनियर ऑफिसर्स के? I would say zero. Absolute zero. किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। सर, आर्मी जो लेफ्टिनेंट जनरल्स है कैसे बने सर? लेफ्टिनेंट जनरल्स कैसे बन रहे हैं? प्योरली ऑन मेरिट। मतलब गड़बड़ करने का स्कोप कहाँ पे है? आप देखिए, जो प्रमोशन आर्मी में तो हर एक रैंक के लिए, आर्मी जूनियर रैंक के लिए प्रमोशन एग्जाम होता था। सर, हम लोग जब कमीशन हुए थे तो पहले पार्ट ए होता था रिटेंशन एग्जाम, पार्ट बी होता था कैप्टन बनने के लिए, पार्ट सी होता था मेजर के लिए, पार्ट सी एंड डी दोनों होते थे। सर, उसके बाद में स्टाफ कॉलेज एग्जाम है, सर, वो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू क्लियर 6 पेपर्स एंड ऑल दैट। फिर आपकी रिपोर्ट्स हैं, फिर आप हायर कमांड या हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स करोगे, फिर आप एनडीसी करोगे, एवरीथिंग इज क्वांटिफाइड। लोग बात करते हैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में, जो पैनल में जो ऑफिसर्स बैठे हैं, आर्मी कमांडर्स हैं या बाकी मेंबर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी रैंक का बोर्ड हो रहा है, उनके पास में मार्क्स होते हैं। तो हाँ, वो तो मार्क्स होने ही चाहिए, पर वो मार्क्स ऐसे देते हैं, वो ओवरऑल जो आदमी जहाँ मेरिट में है उसी के हिसाब से ही वो मार्क्स देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर 100 लोगों का बोर्ड हो रहा है, कोई आदमी 80 नंबर पे या 70 नंबर पे है, उसको इतने नंबर दे दिए कि वो 70-80 से उड़ के और 20 पे आ जाए, नहीं आ सकता। एब्सोल्युटली नो चांस। एंड हाउ कैन ऑल द पीपल कम टुगेदर एंड डिसाइड कि भाई इसको बनाना है? सर, मैं तो एक और चीज़ बोलूँगा, अगर वो साथ के साथ 7-8 के all the army commanders and vice chief and the chief, if they decide कि नहीं इसको बनाना है, तो then that guy must be really deserving. सर, वो सोचेंगे नहीं इसके साथ में कोई गड़बड़ हुआ है। और सीनियर रैंक पे तो सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई सब खुली किताब हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं सब। तो आई वुड से कौन कितने पानी में है सबको पता है, किसकी कैसी इंटीग्रिटी है, कौन प्रोफेशनली कैसा है, किसका क्या बैकग्राउंड है और ये क्या कर सकता है, वो सबको मालूम है। सो दिस इज ऑल बुलशिट, बेकार की बातें हैं। एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैंने बिल्कुल नहीं देखा, जीरो। आपको सिर्फ कभी एक बार किसी मैंने ने देखा, एक बार देखा, सर, सिर्फ जब जनरल बख्शी के टाइम पे सर, हमेशा से जो सीनियर मोस्ट जो आर्मी कमांडर्स में जो भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है उसको चीफ बनाया जाता है, सिर्फ उस बार उनको नहीं बनाया गया था। या उसे बहुत साल पहले एक बार जनरल सेना थे, सर, उनको एक बार सुपरसीड किया गया था, उनको नहीं बनाया था चीफ और जनरल वैद्या को बनाया गया था। अदरवाइज देयर नो डिफरेंस एंड आर्मी चीफ इज left free to run the army the way he wants. There's full freedom with the chief. सर, आर फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत, उनके बारे में कुछ बताइए सर। मैं जनरल रावत थे, वो ब्रिगेड कमांडर थे, सेक्टर कमांडर इन 15 कोर, और मैं वहाँ पे कर्नल GS SDW था, तब से मैं उनको जानता हूँ। और I would say he was an outstanding officer. He did exceptionally well as a brigade commander, as a div commander, as a corps commander. बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। एंड मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि उनको उनको आउट ऑफ टर्न चीफ बनाया गया था, पर वेल उसके बावजूद जब वो चीफ बने तो उन्हें बहुत अच्छा काम किया, सबकी सुनते थे
और कई बार लगता था कि वो ज़्यादा ही सुन लेते हैं, जितना नहीं सुनना चाहिए सीनियर ऑफिसर को। उससे कई बार उनके, मेरे को लगता था कई बार कि उनके ना डिसीजन इफेक्ट हो जाते थे। बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी इन हिम. He would listen to everyone and anyone. और जो वेटरन्स थे उनको, उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते थे. मेरे को अभी तक याद है, एक फंक्शन में आए थे वो, हम लोगों का कोडे था, लेट आए थोड़ी देर, तो वेटरन्स को लगा कि भाई लेट हो रहे हैं. वेटरन्स आर 85-year-old 90-year-old पीपल हु वांट टू हेड बैक होम आफ्टर लंच. तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर रुक जाइए, CDS आने वाले हैं. CDS आए, उनने एक एक वेटरन ऑफिसर से हाथ मिलाया 100% से, और कुछ लोगों से बात की. उन्हें कम से कम 2-3 घंटे लगाए इन इंटरेक्टिंग. So there was some extremely good quality in him. And जब वो CDS थे, I interacted very closely with him. He was an outstanding guy, very good officer. And the crash in which we lost him, I think, was a huge loss to the Indian Army and to the nation. सर जनरल सैयद अता हसनैन. General Hasnan is a scholar warrior, and I also had the proud privilege of interacting with him for many years. I got to know him जब वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे पट्टन बारामुल्ला में. उसके बाद मैंने उनके नीचे नौकरी की भोपाल में. बहुत ही अच्छे अफसर हैं, बहुत ही संभले हुए, बहुत ही सुलझे हुए, और I would say very sharp, he's very intelligent, he's exceptionally good. Exceptionally good. And government has done a very nice thing by putting him as the governor of Bihar. I'm sure he is going to play a very good and important role in the way people look at Bihar. I'm sure he'll be able to do that. अभी सर इतने सीनियर्स की बात करी, अब जूनियर्स की बात करते हैं. सो आप ऑलरेडी सर्विंग जनरल थे, एंड जो नया ड्राफ्ट आ रहा था ऑफिसर्स का, सारे जूनियर ऑफिसर्स, दे वर ऑल जेन जी. तो अभी सर जेन जी को लेके ना, जब से नेपाल में वो ड्रामा हुआ, तो जेन जी को लेके बहुत अलग अलग टाइप के व्यूज़ रखते हैं लोग. लेकिन अभी जनरल द्विवेदी ने बोला कि जेन जी इज़ 10 टाइम्स बेटर देन आवर जनरेशन. सो दिस इज हाउ ही इज कंपेयरिंग. आप जेन जी ऑफिसर्स को कैसे देखते थे सर? यार हमने तो जैनजी वाला ये शब्द सुना ही नहीं था, शायद तब तक कॉइन नहीं हुआ था, या हम तक आया नहीं था. बट आई फाउंड आवर यंग ऑफिसर्स टू बी एब्सोल्युटली, I mean, they were as good as we were. They were in many ways, they were many times better than us. IT में they were very good. And they were more aware of what is happening in the world. They were more conscious of the things around them, about their surroundings, जो हम लोग नहीं होते थे. I found them to be absolutely physically fit, morally straight, absolutely good. और जब मैं कमांडेंट था AC ट्रेनिंग इन कॉलेज में, तब मैंने बहुत क्लोजली यंग ऑफिसर से मैंने इंटरेक्ट किया था. आई फाउंड देम वेरी गुड, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. Gen Z and Cockroach Janata Party, that's I don't know what people are talking about. It's got nothing to do with the Gen Z which is in the army. Our army, Navy, Air Force people, the youngsters are extremely good, exceptionally good, I would say. Thank you so much, sir. आज मतलब one of those conversations which was very blunt, straight, and cannon and the cannon fodder एक साथ. मतलब thank you so much, sir. थैंक यू सो मच सर. Thanks. जैन साहब.